गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर आज हम बताएंगे, जैसा कि परसों आप लोग का पेपर है तो कॉपी कैसे लिखना है, मैं ये तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी कॉपी ये रहेगी, आपको फील क्या करना रहेगा, यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ओके, यहाँ पर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अंकों में लिखना है और अंकों में आप याद कर लेना इस तरह से 1251, ये रोल नंबर याद ही कर लेना आप लोग, है ना। 1251 67 77 44 जैसे ये एक बच्चे का है। फिर इसको इसके इसी अनुक्रमांक को, इसी रोल नंबर को शब्दों में लिखना है। अब शब्दों में कैसे लिखोगे, अब ऐसे नहीं कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ऐसे करके तुम लिख रहे हो। शब्दों का मतलब होता है एक एक अंक को एक एक शब्द में लिख दो, है ना। एक एक अंक को एक एक शब्द में लिख दो, जैसे 1 2 5 1 6 7 7 ऐसे जो है। क्लियर है। इसके बाद में विषय आपको लिखना है, परीक्षा का दिन, ठीक, और परीक्षा की तिथि जब भी हो, और पाली, मतलब अगर आपका प्रथम है, सुबह है तो प्रथम, और अगर शाम को है तो द्वितीय, बस 2 ही पाली होगी। केंद्र का नाम जहां पर सेंटर गया हो। क्लियर है। परीक्षा कक्ष संख्या, कौन से क्लास में हो रहा है वहां पर ये डला रहता है, या ये बताएंगे वहां पर जो भी ड्यूटी कर रहे होंगे वो बताएंगे, ठीक है। वैसे यहां देखो कक्ष निरीक्षक भरे यहां दिया गया है। फिर यहां कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम ये उन लोग का है और डेट यहां पर, ये समझे, इस तरह से करना है यहां पर। और यहां पर आप ध्यान दो, यहां देखिए परीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, आपको ये सब कुछ नहीं करना है, सुनो ध्यान से। वहां पर जैसे पहले ये फिल करना है, फिर जो भी लगे रहेंगे वो शुरुआत के 15 मिनट में आपको यही इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कहां क्या फील करना है। एक चीज याद रखो, कॉपी सबसे पहले सही तरीके से आपको फील कर देना है ना। ये कंप्लीट हो जाए, जो ना समझ में आए उसमें कोई शर्म की बात नहीं रहेगी, जो नहीं समझ में आएगा जो भी मैम सर रहेंगे उनसे आपको पूछना है। फिर जैसे आपको लिखना शुरू करना रहेगा, तो अगर आप मेरा कहना मानो तो देखो 2 चीज होता है। क्लियर है। एक तो बच्चे ऐसे शुरुआत करते हैं और ये लाइन पारना शुरू कर दिए, ठीक है, जैसे यहां पर पूरा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, जैसे ये है, आप कॉपी इतना पहले फोल्ड कर दीजिए, देखिए यहां पर ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जो है ऐसे जो है फोल्ड कर दीजिए, ऐसे कॉपी को आप फोल्ड कर लीजिए। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, इसका भी रीजन है बच्चा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी जो है अच्छे से ऐसे फोल्ड कर देना है। हो गया। अब जैसे आपने फोल्ड किया, यहां से जब आप ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए हम अगला पेज ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये चीज हुआ, आपका अगला पेज यहां पर है, ये वाला पेज, ठीक। अब काफी सारे बच्चे यहां से लिखना शुरू करते हैं, ठीक, काफी सारे बच्चे यहां से लिखना शुरू करते हैं, और काफी सारे बच्चे कहां शुरू करते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं। जैसे आप यहां से लिखना शुरू करोगे तो देखो आपकी कॉपी इस तरीके से है, ऑलरेडी फॉर्मेट में है। क्लियर है ना। जैसे है, अब यहां पर अगर आप लाइन नहीं पारते हो, या अब यहां पर जैसे आपको लाइन पारने की बारी है, क्लियर है ना। देखिए आपने ऑलरेडी पहले से फोल्ड कर दिया है इतना, क्लियर है। तो यहां पर आपको जो लाइन पारनी है एकदम ना के बराबर, ये समझ पा रहे हैं, ये जो है ना के बराबर, इस तरह से। 1 मिनट बच्चा, इसको होल्ड करिए, इसको आपको ना के बराबर जो है, मतलब बहुत ज्यादा अब यहां नहीं मार्जिन लेना है, ठीक है। और ये जब भी आप लाइन पारना तो यहां डबल कर देना, थोड़ा सा टाइम का आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना, यहां डबल कर देना। इससे क्या रहता है, थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन रहता है, थोड़ा सा आप वो एक लॉन्ग वाली स्केल आता है, ये चीज डबल। क्लियर है। ये चीज अब इसका अगर सही से देखा जाए तो इतना हो गया। क्लियर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना फोल्ड किए फिर इतना और कर देते हैं, थोड़ा सा गंदा लगता है। क्लियर है। आपके फोल्ड करने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ये चीज याद रखो। आपको इफेक्टिव रूप से लिखकर नंबर आपको मिलेगा। जब तक आप इफेक्टिव रूप से लिखेंगे नहीं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। और रही बात इधर की, क्लियर है, तो ऐसे रूल है, इधर आपको लाइन नहीं खींचना है। क्लियर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सुनो ध्यान से, अगर आप चाहते हैं तो आप हल्की लाइन पेंसिल से केवल सिंगल लाइन आप खींच देना, है ना, एकदम ना के बराबर, ताकि मार्जिन एक सेट हो जाए कि हमें इस मार्जिन के उधर नहीं जाना है, ठीक है। जैसे ना के बराबर, इधर ये नहीं कितना खींच दो,
आप ना के बराबर और इधर वाला कोशिश करो पेंसिल से खींच दो, ठीक है। और सिंगल लाइन आपको खींचना है। सिंगल लाइन से अब देखिए आपके सामने एक बाउंडेशन हो गया कि आपको इस लाइन के इधर नहीं लिखना है और ना ही इस लाइन के इधर लिखना, तो एक मार्जिन आपकी बनती रहेगी, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। अब जैसे क्या होता है 25 पेज की या 24 पेज की या जितने भी पेज की कॉपी रहती है, अब 15 मिनट में सब नहीं हो पाता है। जैसे अगर आपने फील करने में टाइम वेस्ट कर दिया, यानी कि शुरुआत वाला पोर्शन जो है, क्योंकि वहां गोला भी ये भी भरना रहता है, ध्यान देना। यही 15 मिनट के अंदर यहां पर नाम लिखना रहेगा, जैसे यहां जिला कोड, नाम, ठीक है, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, ये सब बताया जाएगा, लेकिन आप पहले से भी प्रैक्टिस किए रहो। जो चीज नहीं आएगा आप शुरुआत के 15 मिनट में ही पूछना ज्यादा सुटेबल है, क्लियर है। क्योंकि शुरुआत के 15 मिनट में यही सब, जैसे जब साइन होता है शुरुआत में, है ना, उसके बाद में माहौल एकदम शांत हो जाता है। और पेपर शुरुआत में नहीं मिलता है, पहले कॉपी मिलती है ना, फिर पेपर मिलने का एक बेल होता है, 5-10 मिनट के बाद में पेपर मिलता है। तो उसके पहले आपको ये काम करना है। क्या करना है, जैसे अनुक्रमांक यहां पर, फिर यहां गोला वाला भरना रहेगा, जैसे यहां पर पहला अक्षर, ये चीज, दूसरा अक्षर, ये तो आंसर तो चलो ठीक है क्वेश्चन, बाकी सब आपको फील करना है परीक्षार्थी के। तो इसमें भी काफी बच्चे काफी टाइम निकाल देते हैं। जब ज्यादा टाइम निकल जाता है और पेपर आ जाता है ना, पेपर हाथ में आ जाता है, तब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे फील कर दें उनका ये लाइन 1-2 पेज पारे, उसके बाद में लाइन, जैसे 1-2 पेज का लाइन खींचे, उसके बाद में क्या होता है, पेपर मिल गया। तो अब दो चीज होता है, पेपर मिल गया तो पेपर मिलते ही पढ़ना शुरू कर दे, है ना, या जो है पेपर मिला, पेपर रख दो और पहले लाइन खींचो। लेकिन इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जो मेरा सजेशन है, अगर आप मेरा सजेशन मानो तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करो कि 5-10 मिनट पेपर पहले आप लिख लो, क्लियर है। आप क्या करो, यहां भी सिंगल लाइन खींचो, यहां आप क्या करो, सिंगल लाइन खींचो, इधर मत खींचो आप, समझ पाए। ऐसे फटाफट सिंगल लाइन खींचते हुए आप चले जाओ, जैसे इधर आया, अब यहां से आप लिखना इधर से शुरू करोगे, बाकी इधर मार्जिन है। देखो ये जो आप लोग सोच रहे होगे सर ये थोड़ा सा खराब तो नहीं जाएगा, अब सुनो मेरी बात सुनो। जैसे देखिए यहां पर ये चीज हुआ, 1 मिनट बच्चा, ये चीज हुआ, यहां से आप सिंगल लाइन खींच दीजिए पहले। यहां से आप क्या करेंगे, सिंगल लाइन जो है, मार्जिन, हाँ अपना इससे ज्यादा मार्जिन नहीं लेना, कोशिश करना है एक स्केल से, ठीक है। आप सिंगल लाइन खींचो, डबल नहीं, क्लियर है, डबल में ज्यादा समय जाएगा। फिर इसके बाद में इधर वाला आप लोग को लग रहा होगा सर इधर क्यों ना खींचे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, इधर आपने जो फोल्ड किया है ना, ये फोल्ड करने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पूछो क्यों, क्योंकि आपने फोल्ड नहीं किया है ना, अरे सॉरी, पहले मैंने फोल्ड कर दिया है, यहां पर लाइन नहीं खींचना है। अब पहले पेज में खींच देना, अब आपको लाइन नहीं खींचना है। क्यों, किसी भी पेज में इधर साइड में लाइन नहीं खींचना है, आपको एक एक लाइन खींचकर लिखना शुरू कर देना। आपने सिंगल लाइन खींचा है, जब आप पूरा पेपर कर लेंगे तो तब आप इसको डबल लाइन कर दीजिए। समझ पा रहे हैं ना, टाइम का इस प्रकार से मैनेजमेंट करो कि देखो 5 मिनट पहले पेपर हो जाए, ये ज्यादा अच्छा है, ना कि तुम लिख रहे हो कॉपी तुमसे छीन कर ली जा रही है, ये गलत है, क्योंकि इस दौरान क्वेश्चन ज्यादा छूटने के चांस रहता है। 5-10 मिनट पेपर पहले कर लोगे तो गलतियों को देखने का टाइम मिल जाता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपने 2 लाइन कम लिखा है, 2 लाइन का जगह आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो मैंने फोल्ड किया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको लग रहा है सर वो मोटा रहेगा, अरे कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे आपने फोल्ड किया है, तुरंत जब आप आओगे इधर यहां तक ऐसे है, जब आप बाद में जब आप कॉपी को सीधा करोगे, जब आप कॉपी सीधा करोगे तो देखो मार्जिन ऑलरेडी है, तब आप क्या करना, एक लाइन यही सेंटर में खींच देना, हो जाएगा कवर। अरे भाई जैसे आप कॉपी फोल्ड करो, बाद में अनफोल्ड करोगे ना, तो आप बीच में ऐसे लाइन, एक सिंगल लाइन खींच देना। जब आप ऐसे सिंगल लाइन खींच दोगे, मान लो आपने यहां तक लिखा है, यहां तक लिखा है, तो वो अच्छा लगेगा, क्लियर है, इस तरह से। हाँ
दो तरह के बच्चे होते हैं, मैं ये भी बता रहा हूं, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो जो है लाइन ही नहीं खींचते हैं शुरुआत में। जैसे मान लो जब तक फील किए, पेपर जब तक नहीं मिला है तब तक वो लाइन खींचे, है ना। जैसे अब देखिए यहां पर इस तरीके से मैंने बताया। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो होते हैं उनका टारगेट है पहले लाइन खींचेंगे तब लिखेंगे, और एक ऐसे बच्चे होते हैं, आपको खुद डिसाइड करना है आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। एक ऐसे बच्चे होते हैं कि जब तक पेपर नहीं मिला रहता है तब तक वो टाइम को मैनेज करते हुए सारा फील करते, ये वाला ओएमआर सीट भी अच्छे से, या ध्यान देना 2 मिनट ज्यादा लग जाए ठीक है, लेकिन पेपर आपको सही से फील करना है, नहीं तो कॉपी नहीं चेक होगी तब भी लिखना ही बेकार है, ये भी समस्या है ना। आपको अच्छे से फील करना। इसके बाद जैसे आपने ये फोल्ड कर दिया, एक प्रकार से आपने लाइन खींच दिया, समझ पा रहे ना। जैसे आपने फोल्ड किया, हाँ मार्जिन ज्यादा नहीं फोल्ड करना है, नहीं बच्चा पता चले तुम पूरा आधा कॉपी फोल्ड कर दो फिर लिख रहे हो, नहीं। अब जैसे आपने फोल्ड किया, अब दो तरह के बच्चे होते हैं। एक ये होते हैं कि जैसे मान लो पेपर हाथ में मिल गया, पेपर जैसे मिला तुरंत वो लाइन मान लो खींचे, मान लो 4-5 पेज का ही लाइन खींच पाएंगे, है ना, तब वो लिखना शुरू कर देते हैं, आगे लाइन खींचना बंद कर देते हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा टाइम मैनेज करके केवल इधर सिंगल लाइन पहले आप खींच दो, सिंगल लाइन सारे पेज में, है ना। लगभग सारे पेज में नहीं तब भी आपको 18 से 20 पेज में लाइन खींच देना। इतना आपको टारगेट रखना है कि भाई कम से कम 18 से 20 पेज तो फील ही किया जाए, मतलब भर जाए, इस तरीके से लिखा जाएगा। कोशिश करो पूरा भरने का, इसी अनुसार क्वेश्चन को लिखो, है ना। लेकिन कम से कम 18-20 उस हिसाब से, या कुछ नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं है 10 ही पेज कर लो, है ना, 12 पेज कर लो, लेकिन सिंगल लाइन खींच दो। अगर मान लो टाइम आपको नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, लाइन मत खींचो आप, है ना, सिंगल। अच्छा, इधर साइड लाइन खींचने का आपका एक बेनिफिट रहता है ना। एक बेनिफिट क्या रहता है, ये एक तरह से मार्जिन हो गया कि भाई अब इधर नहीं आना है। जब लाइन नहीं खींचोगे ना तो पूरा चाहे जहां फैलना है, समझ पा रहे हैं ना। तो सिंगल लाइन, ये कोशिश करना आप लोग टाइम मैनेज करते हुए, सिंगल लाइन फटाफट, सिंगल लाइन, लॉन्ग वाली स्किल, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से वहां जगह भी रहेगा। क्लियर है, समझे। इसके बाद में जैसे आपने लाइन खींच लिया, फिर आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। आपके सामने क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर। अब जैसे क्वेश्चन पेपर आए तुरंत आप कॉपी लाइन खींचकर कॉपी को सही फॉर्मेट में रख दो। जैसे आपने लाइन खींचा, एक बार आप मैच कर लो, कहीं कोई मैंने गलत तो नहीं फील किया है, ओएमआर सीट भी देख लो ध्यान से, कोई गलती हो जो कुछ है ना। फिर क्या करो, फिर आप सीधा कॉपी को एक सही फॉर्मेट में रख लो, मतलब जहां से आपको लिखना है। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस पेज से लिखूंगा, वैसे कोशिश करो यही 24 पेज बहुत होता है, समझ पा रहे हैं ना। आप यहां से लिखना शुरू करो, इसको तुरंत आप इस तरीके से रख लो, ऐसे जोड़। क्लियर है। फिर जैसे आपको पता है क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, देख सकते हैं यहां पर कौन सा एक मॉडल पेपर के थ्रू मैं दिखाता हूं भाई। जैसे ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं रहेगा, वो समझ ही रहे हो आप लोग। तो आपको एक बार ये कंफर्म कर लेना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न हमें ओएमआर सीट पर करना है, नहीं तो आप पता चला पेपर मिला 1 का ए नंबर, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, वैसे सही भी है, भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी होंगे। क्लियर है। आपने तुरंत लिखना शुरू कर दिया, नहीं, आपको क्या करना, अब यहां पर आपको चालाकी करनी है, यहां पर आपको चालाकी करनी है। कैसे करोगे, ठीक है, यहां पर आपको कैसे करोगे, तो सिंपल सा, जैसे आपने पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके रखा है, पेपर को आपने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है, आप क्या करो, दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप पेंसिल से हल्का सा टिक कर दो, ज्यादा नहीं टिक करना है। जैसे मान लो भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, आप हल्का सा टिक कर दो बिंदी टाइप, कि आपको ही पता चले। क्लियर है। आपको वहां पर आपको ऐसे टिक नहीं करना है पेपर में, समझ पा रहे हैं, हल्का सा पॉइंट कर देना है बस, आराम से वो पॉइंट नजर आएगा बच्चा। हाँ पूरा इसलिए मैं कह रहा हूं टिक नहीं करना है, ये थोड़ा सा नकल की श्रेणी में आ सकता है ना। जैसे आपने टिक कर दिया तो एग्जामिनर ये भी समझ सकता है, या मान लो कोई आ गया चेक करने,
तो वहां पर ये आपने टिक किया नकल करवाने के लिए। थोड़ा सा ये आजकल ज्यादा होता है, अब किसी को भाई बहाना खोजना है, जानते ही हो। क्लियर? आपको ऐसे बिंदी कर देना है। पहले वो क्वेश्चन जो 110% क्लियर है, जैसे यहाँ पर भारतेंदु के लेखक प्रताप नारायण मिश्र है। रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है? चिंतामणि है। अब यहाँ 2 का ए नंबर ऐसे टिक कर। 100% क्लियर है तो 100% क्लियर है तो अब यहाँ हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ? जैसे मान लो आपको नहीं पता है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू है, सपोज करो आपको नहीं पता है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उसको क्वेश्चन के पहले टिक करो, आप पॉइंट करो। अब पूछो क्यों? इससे आपका समय बचेगा, जब आप दोबारा करोगे ना, नहीं तो आप देखोगे कहीं टिक तो नहीं। क्वेश्चन के पहले टिक कर दो कि देखते ही ऐसे पॉइंट कर दो कि देखते आपको पता चल जाएगा, अच्छा तीसरा मैंने नहीं किया है, तीसरा मैंने नहीं किया। 20 क्वेश्चन में ऐसे टिक कर दो फटाक से, जल्दी जल्दी। क्लियर है? ऐसे पूरा 20 क्वेश्चन में। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास, ये प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं कौन सी है? मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस, नूतन पुरातन, सुधा और हंस, छाया और प्रभा। बताइए यहां प्रेमचंद के द्वारा। अब जैसे मान लो यहां मर्यादा और हंस, सुधा और हंस, यहां कंफ्यूजन हो गया, आपको कंफ्यूजन हो जाए तब भी उसको डाउट में वहां पॉइंट कर दो, उसे मत करो। जरा सा भी कंफ्यूजन है तो उसे छोड़ दो। क्लियर है? ऐसे आपको 110% जो क्लियर है पहली शिफ्ट में, जब आप पहली शिफ्ट में करेंगे तो हो सकता है 20 में से आपका 15 एकदम 100% क्लियर है, हो सकता है आपका 10 क्लियर हो सकता है 20 में से आपका 20 भी 100% क्लियर हो। भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है 20 में से 5 ही क्लियर हो पहली बार में। क्लियर है? इस तरह से करने के बाद में पहले आप इतने का गोला भर दो जो 100% क्लियर है। गोला कैसे भरना है मैंने बताया था। गोला भरने के लिए आपको एक बॉल पेन रखनी है, बॉल पेन का मतलब जो मोटी चलती हो, और गोला जैसे मान लो यहां पर 1 का क्या है? ए नंबर है। आपको देखकर भरना, बहुत सतर्कता के साथ। 1 का ए, नहीं तो बच्चे यहां देखते हैं 1 का ए और यहां भरते हैं बी, बाद में कहते हैं क्या हो गए, तो वहां कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब 1 का ए गोला कैसे भरोगे? तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां बाउंड्री बंद कर दो। देखो यहां सबसे पहले आप बाउंड्री बंद कर दो, बस। अब आपको बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। ये हो गया आपका गोला। ये आराम से बॉल पेन से और अच्छा गोला भर जाएगा। क्लियर है? अब ये देखिए, ये जो इस तरह से पूरा जो है, और हां कोशिश करना गोला काले पेन से फील करना, ब्लैक पेन से। ब्लू पेन से आप कर सकते हैं लेकिन ब्लैक पेन से आप करना। ओके? ब्लैक पेन, बॉल पेन, इस तरह से जो 100% क्लियर रहेगा उसे करना। बोलो क्लियर है ये चीज? ध्यान रखना, पेपर आपको बहुत ही सतर्कता से फील करना है। लाइन खींचना भूल जाओ वो चलेगा, इधर लाइन खींचना, फोल्ड करना भूल जाओ वो चलेगा, लेकिन यहां कोई यहां अगर भरना भूल गए वो नहीं चलेगा। ठीक है? मानते हैं तुम अच्छे से भरने के चक्कर में थोड़ा सा समय लगा, 20 पेज के बजाय आपने शुरुआत में 10 ही पेज का लाइन खींचा, चलेगा। एक भी पेज का नहीं खींच पाए, सिंगल सिंगल लाइन जल्दी जल्दी खींच दिए, वो भी चलेगा। लेकिन ये OMR सीट फील करना और फ्रंट पेज फील करना, क्योंकि वहां पर जो एग्जामिनर होते हैं ना, सुनो ध्यान से, एग्जामिनर जो होते हैं, अगर आपने जरा से गलत कर दिया ना तो पूरा इज्जत का फालूदा कर देते हैं। एक तो ये, और एक बार अगर बोल दिए तो दोबारा कुछ पूछोगी भी नहीं। या कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, यार के पूछा बे, बेइज्जती कर देते हैं। कुछ तो अच्छे टाइप के रहते हैं और कुछ होते हैं खड़ूस टाइप के रहते हैं, है ना, कि उनसे कुछ पूछो, बताते भी हैं तो जैसे एक ना चाहते हुए भी बताते हैं, गुस्से में नाराजगी जताते हैं, एक जैसे बेइज्जती करते हुए बताते हैं। तो आपको वहां पर ये नहीं शर्माना, कोई चीज नहीं आ रहा प्यार से पूछ लो सर। अगर वो कुछ कह रहे हैं कह दो सर जब कंफर्म नहीं हो रहा है, अभी गलत भर देंगे तब भी प्यार से वहां सर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो कुछ कहेंगे नहीं, बस लहजा सही रखो बस। अगर थोड़ा सा आपने बदतमीजी कर लिया तो समझ लो आपकी फिर खैर नहीं। आप जरा सा अगर सिर भी इधर करोगे ना, सिर सीधा कर ले लाओ, तब भी वो फिर तुम्हारे ऊपर पूरा टारगेट रहेगा पूरे 3 घंटे में।
इसलिए भैया पंगा नहीं लेना, 3 घंटे का पेपर है, सारा पेपर हो जाए, ठीक है। वहां पर अपने आप को ये नहीं दिखाना मैं किसी की नहीं सुनता हूं, तुम कौन होते हो, मैं बाप की भी नहीं सुनता हूं। ध्यान देना, जो बाप की नहीं सुनता वो सबकी सुनता है, ठीक है। और जो बाप की सुनता है वो किसी की सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उसको। तो वहां एटीट्यूड बहुत खास नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी क्लियर है ये वाला कैसे आपको फील करना है। इसके बाद में आपको वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि खंड बा आना है। और अब देखो खंड बा में आपको ध्यान से देखना राइटिंग पर नंबर कहां कटने वाला है, क्योंकि ये जरूरी समझो, क्योंकि काफी सारे बच्चों की राइटिंग खराब होती है, राइटिंग खराब होती है। अब ये बताओ अगर कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अच्छा नहीं लग सकता है। भाई दो तरह के, एक तो ऑलरेडी नेचुरल ही सुंदर है, नेचुरल ही बनावट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। और एक है भाई अब सुंदर नहीं है, जरूरी है कि हर कोई का चेहरे का बनावट बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं है ना। तो सेम यहां पर आप ऐसे कर लो, राइटिंग अगर नहीं इंप्रूव हो पाई है तो कोई बात नहीं, मेकअप करना जानो, साफ सुथरा दिखना सीखो, है ना, अंदर से एक खूबसूरती रखो, सिंपल सा। जैसे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप इस तरीके से लिखो कि साफ सुथरा रहे, क्लियर रहे। राइटिंग का मतलब यही चीज होता है, साफ सुथरा क्लियर। जैसे ऐसे समझो, अभी इंसानों से कंपेयर किया जाए, जो बच्चे उतने अच्छे नहीं होते वो अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखते हैं, मानते हैं थोड़ा सा वो उतने अच्छे नहीं दिखते हैं या कलर में थोड़ा सांवले कलर है, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखते हैं। और एक ऐसे हैं कि जो कि भाई ठीक ठाक है तो बहुत खास मेंटेन नहीं भी रखेंगे, बहुत खास उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझो जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, नेचुरली अच्छी, शुरू से ही अच्छी, अगर वो स्पीड में भी लिख लेंगे तो उनके राइटिंग पर बहुत खास फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर वो बिना राइटिंग को ध्यान में रखते हुए लिख देंगे, कितना खराब से खराब लिख दें, बहुत खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपकी एक तो राइटिंग नहीं बनती है, दूसरा नंबर और बेकार बिना मन का लिख दिए तो राइटिंग क्या होगी, बेकार जाएगी। तो आपको राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बनती है तो आपको ये पता रहना चाहिए, अच्छा राइटिंग से कौन वाले पोर्शन, कौन से क्वेश्चन में राइटिंग वाला नंबर है, राइटिंग से जहां नंबर कटता है। जैसे यहां पहला पोर्शन है, पहला पोर्शन है आपका, यहां देखिए क्वेश्चन, यहां पर आपको 3 गुणे 2 बराबर 6, इसका मतलब 3 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, यानी कि 2 नंबर का है। आधा पेज आपको लिखना है ना, आधा पेज लिखना है। मुझे जहां तक लगता है भाई, जब आधा पेज, एक पेज लिखने की बात होती है तब किसी की भी राइटिंग खराब नहीं बनती, ठीक ठाक बनती है। राइटिंग वहां पर खराब होती है जहां पर एक पेज से ज्यादा लिखने की बारी आ जाती, जहां से सोच सोच कर लिखने की बारी आ जाती। जैसे निबंध, अब निबंध में लिखी जा रहे हो, वहां राइटिंग टांग उठा लेती, समझे। तो ये वाला आपका, क्योंकि यहां उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको हेडिंग वाइज लिखना है। संदर्भ में सबसे पहले हुए संकेत, कहां से कहां तक, ठीक है। उसके बाद में संदर्भ, केवल संदर्भ लिखना है, प्रसंग नहीं लिखना है, क्योंकि इन्होंने कहा केवल गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा तो संकेत, संदर्भ की शुरुआत करना संकेत से, ठीक है। कैसे लिखोगे, जैसे आपको सीधा करना है, यहां पर आपको यहां पर लिखना है खंड बा। देखिए ध्यान से, यहां पर आपको क्या करना है बच्चा, खंड बा, ये आपका सेक्शन हो गया, ये खंड बा, क्लियर है। इसके बाद में आपको अब खंड बा, फिर ये कौन सा सेक्शन है, तो वर्णनात्मक प्रश्न वाला सेक्शन है। तो यहां खंड बा और यहीं पर आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, इस तरह से आपने लिखा, क्लियर है। मेरी भी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा दिमाग में रखता हूं थोड़ा सा क्लियर। राइटिंग का मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये चीज मिलना चाहिए, ये नीचे का नीचे वाली लाइन, है ना, क्लियरिटी रहनी चाहिए बस। और हां, शब्दों के बीच में, अक्षरों के बीच में गैप रहना चाहिए। अक्षरों के बीच में गैप का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां देखिए वर्णनात्मक, यहां ना गैप है एक, क्लियर है। अब इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सुनो ध्यान से,
जैसे मान लो मैं लिखना चाहूं यहां पर मैं लिखना चाहूं, लो राइटिंग फूंक दिया, बर्बाद कर दिया। ये बर्बाद होता है लास्ट में, ऐसा ही बनता है, समझो ध्यान से। क्लियर है? तो थोड़ा सा ये इसलिए बेकार गया राइटिंग, क्योंकि यहां पर दिमाग में राइटिंग का ध्यान नहीं रखा गया, तेज लिखा गया था। अब इसी चीज को अगर तेज लिखना चाहें तो तेज ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। बस ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, उतना खराब तो नहीं होगा। आप करो और तेज लिखे, तो और तेज भी आप लिख सकते हैं। बताओ, ये लिखने से अच्छा ये तो सही है ना। एक क्लियरिटी दिखनी चाहिए। यहां क्या है देखो, यहां गैप है, यहां पर गैप नहीं है, अक्षरों के बीच में कम गैप है। यहां ता जो है बा लगने लगा। चलो मानते हैं ये पेन, अब इसी चीज को मैं मान लो इस पेन से लिखकर दिखाता हूं, जैसे आपको वर्णनात्मक। अब दो तरह के बच्चे की राइटिंग दो तरीके की होती, ध्यान से समझो और आप खुद डिसाइड करो आप कौन सी कैटेगरी वाले हो। ठीक, जैसे वर्णनात्मक प्रश्न कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, देखिए यहां पर, एक मिनट बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे एक आध अक्षर की वजह से पूरा बकवास चला जाएगा राइटिंग। और कुछ बच्चे कैसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से। यानी कि कुछ बच्चे ये फॉन्ट साइज उनका बड़ा रहता है, ये वाला ध्यान दो, ये वाला फॉन्ट साइज बड़ा रहता है। और कुछ बच्चे इसी चीज को बढ़िया प्यारा सा फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बस थोड़ा सा। और कुछ बच्चे और भी छोटा कर देते हैं। राइटिंग का सबसे बड़ा रूल जो मेरे अनुसार है वो क्या है, लाइन को आप सीधा लिखो, है ना, लाइन को सीधा लिखो। अक्सर देखे होंगे कुछ बच्चे जब तेज लिखते हैं ना तो लाइन नहीं खींचते। एक चीज, अगर आपकी राइटिंग कम बनती है तब आप ये लाइन खींचो बाद में। कैसे, जैसे मान लो कोई चीज हमें लिखना है बहुत तेज, जैसे भारतेंदु युग के लेखक कौन है, ये चीज मैंने लिखा, देखिए भारतेंदु युग के लेखक कौन है, ऐसे मैंने कर दिया। अब जब ऐसे करने के बाद में ऐसे लाइन आप खींच दो, क्या होगा, ये बना। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या है, आप तुरंत भारतेंदु, जब आप ऐसे लाइन खींचते हुए चलते हो ना तब क्या होता है, आप देखे होगे, ये सीधा नहीं गया, ऊपर भाग गया, ये समझ पा रहे हो, ये जो है कुछ ऐसे हो जाता है, यही अंतर है। क्लियर है? अब आप लोग तेज लिखते समय क्या अपनाते हो, देखो ये अपना सकते हो आप, मैं ये नहीं करूंगा। राइटिंग बनती है तो बहुत अच्छी बात है बच्चा, तब तो ये सारा तरीका फेल है। मेरा मतलब ये है कि अगर आपका थोड़ा सा आपको लगता है यार उतना अच्छा नहीं बन पाता है, तब आप ये काम कर सकते हैं। और लाइन खींचने में बाद में बहुत समय नहीं लगता है, हम करें और मजा आता है इस तरीके से, ऐसे अच्छा लगता होगा। और यहां तुरंत खींचने के दौरान राइटिंग देखो, अब यही अंतर है, देखो मैंने ही दोनों लिखा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसे किसी और ने लिखा है और इसे किसी और ने लिखा है। अंतर आ गया है कि नहीं? दोनों को उसी स्पीड से समय वही लगा, जैसे हमने ऐसे लिखकर बाद में लाइन खींचा और यहां पर तुरंत लाइन खींचा, समय वही लगा। समय में मुझे तो नहीं लगा कि अंतर आया है दोनों में, समझ पाए? अब आता है यहां पर, जैसे आपने ये बनाया वर्णनात्मक प्रश्न, ये स्केच से इसलिए किया जाता है, थोड़ा सा हाईलाइटेड लगता है आपको। फिर इसे लिखने के बाद लाइन वाइन कुछ नहीं खींचनी है, ये गलती नहीं करनी है बच्चा। नहीं तो अगर आप ये लाइन अगर आप बढ़िया, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऐसे लिखे, फिर इसके बाद में इधर जो है नीले स्केच से ऐसे लाइन खींचे, फिर हम कह रहे करो, ये सारा आपको करना है। लेकिन आपको क्या करना, आपको पता जब लाइन खींचेंगे तो एक लाइन और चला जाएगा, एक लाइन और चला जाएगा। ठीक है, हम लाइन बाद में खींचेंगे पूरा पेपर करने के बाद। अब जैसे खंड है और यहां पर का पहला, अब यहां पर आप सीधा लिखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। तो अब यहां से आप यहां सीधा शुरू कर दो। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जैसे भाई एक मिनट, ये ज्यादा जूम हो गया है,
देखिए देखिए, जैसे आपने ये किया, इसको मैंने कहा किया, सेंटर में किया, सेंटर में, फिर इसके इधर बढ़ा दिया। जब आपने इसको, बच्चे क्या करते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं। अब देखो, इसको सेंटर में किया गया, सेंटर से उधर ले चले। अब यहां पर जैसे आपको प्रश्नोत्तर 21 का आंसर लिखना है, तो अब यहां पर आप लिखो, यहां पर आप लिखो प्रश्नोत्तर नंबर 21। अब यहां दो तरीके से बच्चे अगेन यहां लिखते हैं, है ना। देखो बच्चा, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन राइटिंग, समझो मेरी उतनी अच्छी राइटिंग नहीं बनता है, लेकिन हमें कब करना थोड़ा सा आता है। अब क्या करो, प्रश्नोत्तर नंबर 21। अब दो तरह, कुछ बच्चे होते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 21 लिखते हैं, कुछ होते हैं प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं, है ना। अब देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको जो है यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहां पर कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब यहां पर आप देखो कौन सा इफेक्टिव है। चलो मैं दूसरा भी लिखता हूं, और आप लोग बताना कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, वही अप्लाई करो। प्रश्नोत्तर संख्या 1, एक ये हो गया, और दूसरा प्रश्नोत्तर नंबर 1। बताइए कौन सा ज्यादा सही है। एक ये है, मुझे पता है आप करो ये सही नहीं है, क्लियर है। एक्चुअल में यही सही है, देखा जाए तो यहां नंबर वंबर नहीं लिखा जाता, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो आप ये लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 1। हाँ नहीं, संख्या पूरा लिखना, अब ये नहीं सा जो है करके, ठीक है। अगर आप पूरा ना लिखना चाहो, अब ये लिख सकते हो प्रश्नोत्तर नंबर 1, ये भी सही है, क्लियर है। अगर आप ये भी ना लिखना चाहो, आप सीधा ये लिख दो। यहां राइटिंग उतनी गंदी हो गई, जबकि इसमें ठीक ठाक है, यही अंतर आ जाता है, क्लियर है। ऐसे किसी में प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से लिख दोगे, किसी में घटिया सा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप इसके से हाईलाइटेड हो गया। अब आपको पता है, जब यहां लाइन खींचेंगे बाद में ये लाइन खा जाएगा, ठीक है। अब आपको सीधा शुरुआत कर देना है का नंबर, है ना। सीधा आपको यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 21 या प्रश्नोत्तर नंबर 21 मैंने बता दिया। अब यहां पर आप सीधा ऐसे लिख दो का, यहीं पर लिख दो। आपको ये नहीं, इस तरह से पेज नहीं भरना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 फिर लाइन छोड़े, का नंबर फिर लाइन छोड़े। ऐसे पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है बच्चा, सुनो ध्यान से। बच्चे इसी तरीके से लिखते हैं, यहां पर ये लिखे, फिर 2 लाइन गया, फिर यहां प्रश्नोत्तर संख्या 21, फिर यहां का नंबर, फिर लाइन खींचे। ऐसे नहीं बच्चा, आपको यहां प्रश्नोत्तर संख्या 21, फिर जो भी आप लिख रहे हो, हाँ थोड़ा सा उसको हाईलाइटेड करते हो कि दूर से दिखे। एक आपको लाइन खींचना है, या लाइन अभी नहीं, शुरुआत में खींचते हो नहीं, आप सीधा यहां पर सबसे पहले संकेत आप लिखोगे, और यहां पर संकेत आपको यहीं पर लिखना है। ये नहीं कि आपने लाइन भी खींचा है, संकेत यहां लिख रहे हो, अरे ये क्या है भाई, है ना। संकेत आपको यहां लिखना है, और संकेत में आप सबको पता है संकेत का मतलब कहां से कहां तक संकेत करना है। तो यहां कुसंग का ज्वर से लेकर उठाती जाएगी, तो संकेत में आप सीधा यहां पर लिखो कुसंग का ज्वर, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर डैश करते हुए, और यहां पर आपको लिखना है उठाती जाएगी। बोलो इतना क्लियर है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहां पर चूंकि हमें संदर्भ लिखना है, हमें क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। यहां पर आप फिर अगेन हेडिंग बनाओ, संदर्भ, संदर्भ। अब यहां थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ये चीज, तो इसके लिए सुनो, अभी ऑकवर्ड लगेगा बच्चा, परेशान मत हो। जब आप लाइन अभी जैसे मान लो ब्लू पेन से, ब्लू स्केच से आपने लाइन खींच दिया तो अलग दिखेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर कुछ ऐसा करिए कि अभी से भी अच्छा लगे, शुरुआत से ही, तब आप एक काम कर सकते हो। ये वाला जो संकेत है कुसंग का ज्वर है, इसको आप नीले स्केच से भी कर सकते हो, है ना। मतलब इसको काले से कर दो संकेत, और ये वाला जो लिख रहे हो ना, इसको नीले स्केच से आप लिख सकते हो, फिर संदर्भ काले से, समझे, इसे थोड़ा सा अलग। अब यहां संदर्भ में कैसे आपको लिखना है, काफी सारे बच्चे संदर्भ भी उतना अच्छे से नहीं लिख पाते। देखो संदर्भ लिखने के बाद आपको 2 नंबर लेना है। यहां पर पेजिंग करने से नंबर नहीं मिलने वाला, संदर्भ
इफेक्टिव रूप से लिख कर नंबर मिलने वाला है, क्योंकि संदर्भ में क्या पेजिंग करोगे भाई। अब संदर्भ कैसे लिखोगे, देखिए यहां, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्त का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। पहले आपको पढ़ना है और बहुत ही सतर्कता से यह दिमाग लगाना है कि ये कौन से पैसेज का है। लेकिन एक चीज और, सावधान रहो, सतर्क रहो। अगर मान लो आपको नहीं भी आ रहा है ये चीज, अगर आपको ये चीज नहीं भी आ रहा है, जैसे आपको ये चीज नहीं आ रहा है, अथवा वाला समझ में आ रहा है, अब आप क्या करोगे, यहां पर का और का के बाद में यहीं पर अथवा, का के बाद में, जैसे ये क्वेश्चन नंबर का, सॉरी का नहीं है, अथवा वाला जो खा है, अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, खा, तब यहां का के बजाय आप क्या लिखोगे, खा लिखोगे। मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 21 का खा, है ना, और वहीं पर लिख देना अथवा वाला, कोई दिक्कत नहीं, इसे एकदम क्लियर रहेगा कि हाँ बच्चे ने का वाला नहीं किया है तो खा वाला किया, अथवा का मतलब एक ही चीज है, दोनों नहीं करना, एक ही करना है। समझ पाई ये चीज, कोई जरूरी नहीं कि आप पहला ही करो, जिस पर आपका ज्यादा अच्छे से कमांड रहे, क्वेश्चन देख लो, जिसका क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से, मान लो आपने ये पहचान ही नहीं पाया कौन से पैसेज का है, अब खा वाला देख लो। क्लियर है, दोनों में से कोई तो समझ में आएगा। क्लियर है, ये आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, पेपर आप शुरू से कर रहे हो, टाइम का मैनेज बहुत अच्छे से करते हुए चलना रहेगा। एक तो तरीका यह है कि आप पेपर शुरुआत करो, शुरू से करते हुए चलो, और दूसरा तरीका क्या है, पेपर का लास्ट से चलो। ध्यान दो, दो तरीका होता है पेपर को करने का, एक तो शुरू से करते हुए चलो, जो नहीं आ रहा है, मान लो बहुत आपने दिमाग लगाया नहीं आया, उसे छोड़ दो आप, वहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 21 भी मत लिखो। जैसे मान लो आपको शुरुआत वाला ही नहीं आ रहा, आप प्रश्नोत्तर संख्या 22, 21 वाला मत, नहीं प्रश्नोत्तर संख्या 21, फिर एक पेज छोड़ दो। अरे ये नहीं करना है, बच्चे यही गलती करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 21 नहीं आ रहा है तो वहां लिखो ही मत उसे। हाँ, वही काम करो, प्रश्नोत्तर संख्या 21 नहीं आ रहा है, लिखना नहीं, लेकिन 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 वहां पर हाईलाइटेड कर देना। इससे जैसे आप, और दिमाग में रखना 21 वाला मैंने नहीं किया है, बच्चे पता है क्या गलती हो जाती है यहां पर, बताऊं, प्रश्नोत्तर संख्या 21 वाला नहीं आया, अथवा का भी नहीं आया, हमने नहीं लिखा, अब लास्ट तक, लास्ट वाले में खूब समय लगा रहे हैं, निबंध है दबाकर 7-7 पेज लिख रहे हैं, पता चला लास्ट में यार 21 वाला तुम किए नहीं थे, वो तो छूट ही गए। ऐसे भी क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपको, अगर आपने 21 छोड़ा तो आपको ये चीज ध्यान रखते हुए चलना, भाई 21 मैंने छोड़ा है, टाइम का मैनेज करते हुए 21 वाला भी करना है, और 5 मिनट के पहले कॉपी करके मुझे कॉपी चेक भी करनी है कि कहीं कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं गया। हां, अगर 5 मिनट या 10 मिनट के दौरान कॉपी चेक करने के दौरान अगर आपका क्वेश्चन छोड़ गया, उस क्वेश्चन में पूरी जान लगा देनी, भाई स्पीड में करना है। मान लो लॉन्ग वाला क्वेश्चन छूट गया, स्पीड में करना, भले राइटिंग टांग उठा ले, वहां पर ये नहीं देखना है, वहां पर मेरी बात बिल्कुल नहीं याद करनी है राइटिंग की, नहीं समझे। जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 मिनट पहले आपको कॉपी कर लेनी है, आपने 5 मिनट पहले कॉपी कर लिया, क्लियर है। अब आप मिला रहे हो, और मिलाते समय पहले आपको ये मिला लेना, ध्यान देना, मिलाते समय लाइन नहीं खींचना है, 10 मिनट पहले कोशिश करना, 10 मिनट पहले, क्योंकि लाइन वाला भी आप स्किप कर रहे हो, है ना, 10 मिनट पहले। तो मिलाते समय आपको लाइन पर टारगेट नहीं करना है, मिलाते समय पहले आपको ये टारगेट करना है, कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो उसे भैया स्पीड में करना है, थोड़ा सा राइटिंग ध्यान देना। अगर भाई ऐसी नौबत आ गई कि यार क्वेश्चन ना छूटे, राइटिंग गई चूल्हे में, तो जाने दो उसे चूल्हे, ठीक है, तुम आग लगा दो, घी फेंक दो, वो जलने दो, लेकिन हाँ उसे पूरा कर दो, लिख कर आओ, राइटिंग टांग उठाए कुछ भी करे, पूरा करो, क्लियर है। और पूरा करने के बाद मान लो जैसे आपके पास 2 भी मिनट का टाइम बचा, आप क्या करो, डबल लाइन नहीं, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, फटाक से सिंगल लाइन, यहां सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, है ना, सब करने के बाद अगर टाइम बचता है ये वाला डबल कर देना,
ये सारा मैनेज करते हुए चलना है। वैसे आराम से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, इतना बड़ा नहीं, बस सबसे बड़ी चीज होती है टाइम मैनेज करना। और टाइम मैनेज वो बच्चे नहीं कर पाते हैं जो नकल के चक्कर में रहते हैं। बताऊं क्यों? नकल के चक्कर में वो बैठे रहते हैं 20-20 मिनट, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट ऐसे समय बर्बाद करते हैं, कलम रोक देते हैं, अब आगे बताया जाएगा तब लिखिए। अरे जो आ रहा है उसे लिखो, जो आ रहा है उसे लिखो। और हाँ, कभी ऐसा भी होता है, सुन लो, इन केस कभी कोई बताता भी है, सुन लो, अब मैं बता रहा हूं। तो क्या होता है, जैसे मान लो मैं 21 लिख रहा हूं, ठीक है, अभी लिखना शुरू ही किया कि कोई आया बताने लगा, तो लालच लगती है। अब बच्चे दो यहीं पर प्रश्नोत्तर संख्या 22, अब एग्जामिनर देखा उसके दिमाग में तो ये आ रहा है 21 में ये लाइन लिखा, नंबर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। अगर जैसे वो बता रहा तो आपको ये लगता है भाई 21 वाला एक पेज में आ जाएगा, आप एक पेज तुरंत छोड़ो, सबसे पहले वही 22 वाला जो करवाया जा रहा है, हाँ जो करवाया जा रहा है उसे करने के बाद आप तुरंत 21 वाला पहले पूरा करो, नहीं तो उसे करने के बाद आगे बढ़ चलो, पता चला 21 वाला पेज खाली है, ये भी नकल वाली कैटेगरी में आ सकता है। बड़ा ध्यान देना है, एक छोटी सी गलती पूरा 2 साल की मेहनत, 9th और 10th की मेहनत बेकार कर सकती है। अभी समझ पाए आप लोग? इतना क्लियर है ना आपको? जैसे संदर्भ, अब संदर्भ कैसे लिखना है, तो दोनों में से बताओ कोई क्लियर हुआ? पहला कौन से चैप्टर का है? मित्रता चैप्टर का है। जैसे आपको ये पता चला ये मित्रता वाले चैप्टर का है, और मित्रता गद्य वाले खंड में है, और जो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब आपको क्या करना है, कैसे लिखना है संदर्भ, मैं बताता हूं। देखिए यहां पर आपको संदर्भ लिखने के लिए आपको सीधा शुरुआत वही करना है जैसे सब करते हैं, कहीं अलग से मैं नहीं आया हूं, दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं कि मैं अलग ही बता दूंगा। हाँ, कुछ चीजें अगर सही लगे तब आप अप्लाई कर सकते हो मेरे ख्याल से कैसे लिखना चाहिए। आप शुरुआत करना है प्रसिद्ध, है ना, गद्यांश। आप ये पहले डिसाइड कर लो गद्य वाला पोर्शन है कि पद्य वाला पोर्शन, तो आपको ये तो शुरुआत से क्लियर है गद्यांश है, तो आप लिखो यहां पर प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश। अब एक चीज और ध्यान दो, गद्यांश चाहे आप लिखो या गद्यांश की जगह आप क्या लिख सकते हैं, गद्य अवतरण लिख सकते हैं। ध्यान देना, चाहे आप गद्यांश लिखो और चाहे आप क्या लिखो, गद्य अवतरण लिखो, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, यहां पर दोनों ही सही है, ठीक है। दोनों में से एक ही लिखना है, नहीं तो आप दोनों लिख दो, पता चले, वैसे गलत नहीं होगा लेकिन एक ही लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और ब्रैकेट में आप लिख देना सामान्य हिंदी, क्योंकि हिंदी में साहित्यिक हिंदी नहीं है, कौन सी हिंदी है, सामान्य हिंदी। हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, सामान्य हिंदी के गद्य खंड, सामान्य हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक, मित्रता नामक पाठ से, मित्रता नामक पाठ से, पाठ से लिया गया है। अब यहां पर ध्यान देना, पाठ से लिया गया है, या यहां पर आप लिख सकते हैं अवतरित है, मित्रता नामक पाठ से क्या है, अवतरित है, आप ये लिख सकते हैं अवतरित है, ठीक है। फिर यहां पर आपको क्या करना, अब जैसे आपने ये लिखा, एक चीज और याद रखना, जैसे आपको पता सामान्य हिंदी के मित्रता, इस वर्ड को आपको अलग पेन से कर देना। जैसे आप उस दौरान लिख रहे हो कोई बात नहीं, आप वहीं पर ऐसे जो जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे आप कर सकते हो, मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक, है ना, जिसके लेखक। अब यहां पर ये चीज, जिसके लेखक, अब यहां पर दो तरीका है बच्चा, सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं, ये सब सुनते रहो। जिसके लेखक, अगर आपको लगता है यार यहां 3-4 शब्द है, 3-4 शब्द लिखने की जगह आप यहां पर छोड़ सकते हैं जगह, ये लाइन आप चेंज कर सकते हैं, आप लाइन चेंज करके ये वाला यहां पर लिख सकते हैं, जिसके लेखक। क्लियर है, मतलब समझिए, जैसे आपको अगर यहां पर तब लाइन आपको नहीं छोड़ना है,
थोड़ा सा awkward लगेगा, लेकिन जैसे आप यहां तक पहुंच चुके हैं तब आप लाइन चेंज कर दो, वो लाइन वहां से मत करो, यहां से आप लिखना शुरू करो। जिसके लेखक, अब बच्चे क्या करते हैं गलती, जिसके लेखक सीधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, नहीं, ये नहीं करते, ये नहीं लिखना है आपको। जिसके लेखक, ठीक है, प्रसिद्ध आलोचक, उनके बारे में आपको, वो किसके लिए फेमस, ये चीज, जिसके लेखक प्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार, प्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार। अब यहां पर आपको लिखना है श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। यहां पर आपको पेन चेंज कर देना है, श्री आचार्य, या श्री नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, है ना, आचार्य वो लगा ही है, आचार्य रामचंद्र, आचार्य, एक मिनट, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इस तरह से जैसे आप लिखेंगे, या श्री आप मत लिखिएगा, ओके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो आपको यहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता, इसको आपने इस तरीके से जब आप लिखेंगे, देखो यहां पर जी हैं, जैसे मैंने लिखा, सुनो ध्यान से। शुरुआत में हर बच्चे की पेन की स्पीड धीरे रहती है, राइटिंग बहुत अच्छी रहती है, यकीन मानो, गधे से गधी या गधे से गधे या गधी से गधी, आई मीन सब बच्चों की, चाहे वो तेज हो चाहे वो जो है धीमा हो, हर कोई की राइटिंग बहुत अच्छी बनती है। आपको भी यही काम करना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भाई लेकर चलना है, ना बहुत ज्यादा धीरे, ना बहुत, हाँ शुरुआत से ये मत राइटिंग को बर्बाद कर दो शुरुआत से, जैसे ऐसे लिखा गया। अब यहां पर क्या चीज, एक चीज ये दिखा क्लियरिटी, जैसे आपने ऐसे कट पीट कर दोगे एक तो वो एक दो कट पीट की वजह से थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, सही है कि नहीं, ऑकवर्ड लगेगा। ध्यान देना, अगर आप जेल पेन से लिख रहे हो, कट पीट हुआ बहुत गंदा लगता है। जेल पेन से लिखने के लिए गट्स चाहिए, गलती कम होनी चाहिए, कम से कम। इन सारी पेन से कुछ चीजें छिप जाती हैं, क्लियर है, ये हो गया आपका समझ में। अब यहां से इस पर आपको 2 नंबर मिलना है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अब दूसरा देखिए, गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां व्याख्या करना है आपको, सुनो ध्यान से। जैसे मैं क्यों कह रहा हूं, आपको पेज बचाने चक्कर में नहीं रहना है, समस्या हो जाती है। जैसे आपने ये लिखा, अब ये अच्छा लग रहा है कि मान लो मैं यहां से लिखता और इसी को यहां तक फैलाता, नंबर तो आखिर दोनों से वही मिलेगा। अब ऐसा है नहीं कि हाँ किसी ने इसको 2 लाइन और बढ़ाकर लिखा तब। अब दूसरा आपको व्याख्या लिखना है, आपको क्या करना है, सीधा हेडिंग बनाना है। सीधा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको सीधा हेडिंग बनाना है, यानी कि 2nd नंबर, और यहां पर आप हेडिंग बनाइए रेखांकित अंश की व्याख्या, क्लियर है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और व्याख्या आपको यहां से लिखना शुरू करना है। अब क्या करना है, जब आप सही से लिखोगे, सुनो ध्यान से, जब आप सही से लिखोगे तो आपके पास कितनी लाइन बची है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बची है। और यकीन मानो, आपको लगता है कि सर हम व्याख्या में बहुत कुछ लिख सकते हैं, व्याख्या में भी एक समय के बाद हालत खराब जाती है भाई। 2 ही नंबर पाना है, मिलेगा, चाहे आप इसको 2 पेज में लिख दो व्याख्या, आपको नंबर 2 ही मिलेगा। तो आप क्या करो भाई, सिंपल सा आप यहां से शुरू करो, मैं बता दे रहा हूं, यहां से आप शुरू करो और इसी अंश की व्याख्या लिखनी है। आप 7-8 लाइन में लिखो बढ़िया, इस तरीके से, ये नहीं कि पेजिंग करते हुए, समझ पाए। लिखने के बाद अगर आपको दिखाना ही है, इनका कोई अगर क्वोटेशन आपको याद है, क्वेश्चन का जो सबसे भयानक होता है मित्रता पर है, कोई मित्रता पर क्वोटेशन शायरी टाइप जो कि थोड़ा सा इस पर सूट करे, आप यहां पर लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, जैसे मान लो आपने क्वोटेशन आपको लिखना एक लाइन, मित्र वही है जो कि विपत्ति में साथ दे,
आ फ्रेंड वहां पर इंग्लिश में आ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, है ना। आ फ्रेंड इन नीड इज अ इंडीड, एक ऐसा फ्रेंड जो कि नीड में होता, वास्तविक वही होता। आप यहां पर उसको हाईलाइटेड, ये मत सोचो कि यार यहां क्यों लिखूं, अरे यहां लिखोगे हाईलाइटेड लगेगा, बाहर दूसरे वाले पेज पर लिख दोगे फिर बेकार जाएगा, लिखने कोई मतलब ही नहीं। जैसे आपने यहां लिखा तो ये आपने रेखांकित अंश की व्याख्या किया और इधर तुरंत आपने दिखा दिया। अरे मित्र पर कोई एक लाइन बना दो, बनाने में तेज रहो, 2 लाइन बना दो, बस कुछ करना नहीं, सुर ताल लय मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये जबरदस्ती आप लिख रहे हो, इससे एग्जामिनर जैसे देखेगा उसे लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत किया, आपको पूरा नंबर 2 नंबर दे देगा। ये समझ में आया कैसे करना है आपको। अब ये रेखांकित अंश की व्याख्या, अच्छा व्याख्या तरह तरह के लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, किसी की व्याख्या एक जैसा हो ही नहीं सकता, है ना। कोई व्याख्या बहुत अच्छे से करेगा, कोई कुछ पता चला क्वेश्चन का जवाब संगति और मित्रता यही लिख दिए, वो डिपेंड करेगा कैसा आया है, किस तरह से आपने तैयारी किया है। ओके, हाँ दोनों में से अब तीसरा दिया गया है, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक का संदेश देना, लेखक क्या संदेश देना चाहता है आप बताओ। यहां पर अब आ जाओ तीसरे पर, यानी कि अगले नंबर पेज पर। और अगले नंबर पेज पर मैंने बताया था सिंगल पर कोशिश करना, एक लाइन हो जाए। इधर वाले पेज पर जहां से आप लिखना शुरू करते हो एक लाइन रहेगा तो आपको फिक्स है कि यार इधर नहीं जाना है। अब यहां पर आपको संदेश लिखना है। संदेश कैसे लिखोगे सुनो ध्यान से, यहां पर आप सीधा हेडिंग बनाओ, गद्यांश के माध्यम से लेखक का संदेश, तो यहां पर आप सीधा लिखो लेखक, और लेखक के बाद में इनका नाम लिखो। सुनो ध्यान से, लेखक के बाद में इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यकीन मानो आपको मैं बताऊं, अगर आप स्केच का यूज कर रहे हो ना, बहुत अच्छी शुक्ल सॉरी बच्चा, बहुत अच्छी राइटिंग आपकी बनेगी। अगर आप स्केच, मैं कह रहा हूं अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, आप स्केच और ये 2 पेन, इन्हीं 2 पेन की सहायता से बहुत अच्छी कॉपी लिख सकते हो, है ना। बहुत अच्छा है, क्योंकि एक चीज देखे होगे, पेज रहता है सफेद और ब्लैक एंड व्हाइट अपने आप में राजा होता है। जैसे ये व्हाइट है और ये क्या है ब्लैक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ बस राइटिंग ठीक ठाक होना चाहिए, जैसे जेल वगैरह पेन वहां थोड़ा सा एक, जैसे आप थक गए या कई सारा तरीका भी बताया जाएगा उसका। अब यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर यहां पर जी का संदेश। अब सुनो संदेश आपको कैसे लिखना है, जैसे ये संदेश हुआ, ठीक है। अब यहां संदेश आपको ऐसे लिखना, कोशिश करना इसको पॉइंट वाइज में लिख दो, ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आप लाइन वाइज लिखोगे तो यहां पर एक संदेश, कुसंग, संगति का प्रभाव, संदेश, आपको संदेश खुद, है ना। एक तो संगति, संगति का प्रभाव, एक आप ये करो संगति का प्रभाव। दूसरा नंबर यहां पर ऐसे लिखोगे, दूसरा नंबर वास्तविक मित्रता की पहचान या सच्चे मित्र की पहचान, सच्चे मित्र की पहचान। और क्या, और क्या। अब ऐसे जब आप ऐसे लिखोगे ना, इस तरह से आप 3-4 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। 3-4 पॉइंट जैसे लिखोगे वैसे लिख देना ETC, है ना। यहां पर जैसे आप 3-4 पॉइंट लिखोगे तुरंत आप कर देना यहां पर ETC। अगर आप चाहते हो नहीं यार, तो आप क्या करो, इन्हीं सबको एक लाइन में लपेट दो, जो भी आपने पॉइंट वाइज लिखा है ना। अब देखो यहां से बकायदा, यहां से जैसे आपने ये किया, इधर ये मार्जिन खाली, इधर ये मार्जिन खाली, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं नहीं सकता कि ये पेजिंग किया गया, समझ पा रहे हैं ना। अब आप यहां से लिखना शुरू कर दो कि इस गद्यांश के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, लिखूं या समझ रहे हो आप लोग। इस दिए गए अवतरित गद्यांश के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी संगति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, कुसंग के ज्वर से तुलना करते हुए सच्चे मित्र की पहचान बताए हैं। और इन्होंने कहा किस तरह से एक मित्र के ऊपर जीवन का जो भी आपने पॉइंट लिखा है उन्हीं को
समझ पा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए। अगर आपने यहाँ 4-5 पॉइंट लिखा है तो यहां पर 2-3 लाइन आप आराम से लिख सकते हो। इस तरह से आपका आधा पेज में दिखेगा फ्रंट, 2 नंबर प्यार से आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं, दोनों आपको लिखना है। सुनो तो, यही तो, ये पॉइंट वाइज आपको केवल बनाना है। और जैसे आपने पॉइंट वाइज बनाना, ये समय नहीं, ये आराम से यहीं से मिल जाएगा भाई। अब जैसे अभी 2 सच्चे मित्र की पहचान है ना, पहचान को बताया है, और इन्होंने कहा किस तरह से मित्र के ऊपर जीवन निर्भर करता है। तो इस प्रकार लास्ट में इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपर्युक्त संदेश जो है दिए हैं पाठकों को उपयुक्त संदेश दिए हैं। बस आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, 2 तरह के बच्चे हैं ये लिखने वाले। एक तो लिख दिए बस 4 पॉइंट, हम करें आप लिखने की स्पीड ऐसे करो कि टाइम मैनेज करो। और हां, जैसे मान लो कोई 4 ही पॉइंट लिख रहा है, आप उन्हीं चारों को 2 लाइन में समेट दो ना। लेकिन इसमें आपको लिखने की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो नहीं रखना होगा, मीडियम में, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा हाई, बीच में रखो। हाई तभी रखना है जब भाई एकदम लगे कि अब मामला या कोई क्वेश्चन छूट जाए, तब वहां पर पूरी जान लगा दो। क्लियर है, समझ में आया? इस तरीके से। तो जैसे आपने देखा, इसी तरह अथो वाला आपको करना है, दोनों में से कोई एक करना है। बोलो क्लियर है? फिर आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर पद्यांश सेम वही है, जैसे गद्य वाला सेक्शन था वैसे ही पद्य वाला। तो जैसे आपने गद्य वाला अगर आपने 1.5 पेज में लिखा, या जैसे आपने इसे लिखा और मान लो यहां तक पहुंच गया, सुनो ध्यान से, मान लो 3 लाइन बाकी है या 4 लाइन बाकी, अब वो पेज छोड़ दो, आप उसमें क्वेश्चन आंसर मत शुरू करो, समझे ना? उसका भी मैं तरीका बता रहा हूं, वो आप छोड़ दो। क्लियर है? फिर उसके बाद में लास्ट में जब आप टाइम मैनेज किए रहोगे, 5-10 मिनट पहले लिख लोगे, तो लास्ट में आप 1-2 इफेक्टिव लाइन यहां लिख सकते हो। 1-2 इफेक्टिव लाइन के बाद में उसके बाद थोड़ा सा आप डेकोरेशन कर सकते हो, जैसे कई तरीका होता है। जो मैं करता था भाई, मैं अपना कुछ इस तरीके से कर देता था, अगर 1-2 लाइन बचता था, इसको अलग पेन से करता था। अलग का मतलब स्केच से कर दिया, या सबका अलग अलग तरीका होता है, थोड़ा सा है ना, एक अलग लग जाता है। जैसे अभी ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो आप अपना तरीका अगर चाहो तो यही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? हाँ, लेकिन याद रखना, इसको अगर आप काले नीले से कर रहे हो तो इसको नीले स्केच से कर लेना। ठीक है? चाहो तो आप पेन से भी कर सकते हो, पेन से भी इफेक्टिव डबल कर दो और अच्छा लगेगा, है ना? मतलब कई तरीका होता है। ये सब तभी करना फालतू का नाटक जब टाइम रहे, मतलब लास्ट तक कुछ ना कुछ कॉपी में करते रहना। ठीक है? हाँ, उसे बैठना नहीं है, और इतना टारगेट रखो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन अगर छूटा तो भैया बड़ी कुछ भी लिखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है साला बिल्कुल नया है यार, इसके पहले कभी पढ़े ही नहीं थे, अब उससे संबंधित अगर 1-2 शब्द से क्लू मिल गया, सीआईडी बन जाओ, सुराख, अब यही मुझे आंसर तक पहुंचाएगा। सबूत तक मत पहुंचना, आंसर तक पहुंचना यहां। तो उससे संबंधित ऐसा लिखना कि उसी क्वेश्चन से संबंधित रहे आंसर। ये नहीं कि पता चला है मित्रता के बारे में तुम शत्रुता के बारे में लिख रहे हो, तब भी तो समस्या हो गया ना। हाँ, कंपैरिजन कर सकते हो, जिस प्रपोर्शन में मित्रता जो है जितनी ज्यादा अच्छी होती है, अगर मान लो वो दोनों कभी एक दूसरे के बीच में कुछ हो जाता है तो उसी प्रपोर्शन में शत्रुता भी हो जाती है। जैसा कि आप सबको पता है, शत्रुता और मित्रता दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। लेकिन मित्रता अगर है ना, अगर उसमें कोई किसी के साथ में कुछ करता है या बहुत ज्यादा कुसंग की संगति आ जाती है, तो वहां पर मित्रता शत्रुता में बदलने में देर नहीं लगती। आप ऐसे कंपैरिजन करते हो, ये नहीं कि पूरा ऐसे, वो भी 2-4 लाइन, ये नहीं कि पूरा शत्रुता मित्रता का अंतर लिख रहे हो, मित्रता ये है शत्रुता ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा ना। चलो, अभी क्लियर है? बोलो, यहां 22 नंबर क्लियर कैसे लिखना है। अब 23 नंबर आपको क्या करना है भैया, संस्कृत वाला है। इसमें कह रहे हैं संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, वही अगेन, पहले संकेत और संदर्भ में प्रस्तुत। अब यहां पर गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के अनिवार्य संस्कृत में से, है ना, अनिवार्य संस्कृत में से जिस भी चैप्टर का हो। ये कौन से चैप्टर का है? अब यहां पर आप लिखो, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है।
जैसे अब यहां पर आपका ये पूछा गया, यहां पर आपको प्रसंग भी लिखना है। संदर्भ के बाद में कौन सी हेडिंग बना देनी है, ये मैं सोचो यार प्रसंग तो बोला नहीं, वो सब बोल दिया, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, प्रसंग, और प्रसंग के बाद व्याख्या हेडिंग ना बनाकर कौन सी हेडिंग बनाना, अनुवाद। और अनुवाद का मतलब पूरा अनुवाद करना है कि जैसे ऐसा कर्म विरणाम संस्कृति। देखिए अब यहां पर आपको लिखना है, ये जो है हमारे भारत की संस्कृति है, कर्म से भरे वीर पुरुषों की संस्कृति है, एक तरह से महान संस्कृति। आपको इस तरह से अनुवाद सही तरीके से लिखना है ना, ये नहीं कि आप बना बना कर लिख रहे हो, अरे इसमें क्या बनाकर, सीधा कह रहा है ट्रांसलेट करो। ओके, अब जैसे देखिए यहां पर आपका ये क्लियर हुआ। अब यहाँ 23 में अथवा करके दिया, मान लो पहला नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला कर सकते हो, प्रश्नोत्तर नंबर 23, फिर वहां लिख देना अथवा वाला, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नोत्तर नंबर 23 अथवा वाला, फिर वहां पर वही संकेत, संदर्भ, प्रसंग, फिर अनुवाद, ये आपको करना है। क्लियर है? अच्छा एक चीज और है, अगर यही चीज पद में आ जाता है तब वहां पर एक लास्ट में यह भी लिखा जाता है नोट या टिप्पणी। अगर आप ये चीज चाहो तो लिख सकते हो, टिप्पणी का मतलब या रहने दो, टिप्पणी का मतलब ये होता है क्या चीज इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है, कौन सी विभक्ति, ये सारी चीजें होती है। फिर आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखो एक आपने क्वेश्चन समझा, 2-4 क्वेश्चन उसी के आइडिया। देखो फॉर्मेट पहले, जैसे यहां मरडम मंगलम यत्र विश्वम कौपीनम यत्र कौशयम न या काशी के नीयते। अब आपको सेम वही काम करना है। जैसे सबसे पहले आपको ये पहचानना है, ये श्लोक चाहे ये वाला या अथवा वाला, जैसे अथवा वाला करके नीर क्षीर विवेक हंसाल से तुम्हें तन से चेत विश्वनादिन अकल कुल व्रतम पान से ते कहा। अब जैसे दोनों में से कोई एक करना है, सेम वही फॉर्मेट, पहले संकेत, संदर्भ में ये अनुवाद संस्कृत के या वही प्रस्तुत है ना, श्लोक यहां पर ये लिखना, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के अनिवार्य संस्कृत के, या आप सीधा कर सकते हो अनिवार्य संस्कृत के, आप लोग को बताया गया भी होगा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य के अनिवार्य संस्कृत वाले भाग से जो भी चैप्टर है उस चैप्टर से उद्धृत है, अवतरित है, हाँ ठीक है, वाराणसी जो है नामक पाठ से उद्धृत है, या वाराणसी नामक श्लोक से, वो चैप्टर का नाम ही होगा श्लोक या वाराणसी, चलो वाराणसी से उद्धृत है। इसके बाद में फिर यहां पर व्याख्या अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद, और श्लोक का अनुवाद करने का मतलब व्याख्या, ध्यान देना। यहां पर लाइन टू लाइन अनुवाद मत करना, मरणम मतलब मरने वाला, मंगलम यत्र विभूषते से विभूषणम, पता चला तुम कह रहे हो विभूषणम का मतलब क्या होगा, अरे नहीं कुछ नहीं, यहां व्याख्या करना होता है, मतलब 2 लाइन का समझ लो, कम से कम 8-9 लाइन में आपको बताना रहेगा। क्लियर है, समझे। फिर इसके बाद में लास्ट में देखिए 25 नंबर आ गया आपका प्रस्तुत। अब एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, अगर आप यहां अभी तक ऑब्जर्व किए तो, ये जो लॉन्ग में क्वेश्चन आया ना कहीं व्याख्या करने से, यानी कि इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि दिए गए पद या गद्य श्लोक को पहचानना कि वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, और हां उस चैप्टर के बारे में जितना अच्छे से पता रहेगा उतना बढ़िया से आप लिख सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज यहां से क्लियर हुआ 21 से लेकर 24 तक, यानी कि 21, 22, 23, 24, 4 क्वेश्चन में क्लियर हुआ लिखने का फॉर्मेट अच्छा रहना चाहिए, है ना, राइटिंग ठीक ठाक रखो, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन जितना लिखना है हिसाब से लिखना है। इसमें 2-2 पेज नहीं लिखना व्याख्या में, है ना, आधे ज्यादा पेज ही लिखो, लेकिन थोड़ा ऐसा लिखो जैसे मान लो ये चीज आपने लिखा, व्याख्या आपने किया, सुनो ध्यान से, किसी भी चीज का जब अनुवाद लिखना ना तो कोशिश करना लास्ट में अगर उससे संबंधित कोई हिंदी का एक कविता टाइप 2 लाइन 4 लाइन अगर आ जा रहा है, हाईलाइटेड करते हुए लिख देना, गजब का लगेगा। जैसे संस्कृत में वाराणसी, ये भारतीय संस्कृत, तो भारतीय संस्कृत पर कोई आधारित, जैसे आपको पता है 2 लाइन 4 लाइन पता है तो आप वहां लिख सकते हैं। क्लियर है। भारत की है ऐसी संस्कृत जिस पर नहीं लगी है अभी तक कोई विकृत, भारत की है ऐसी संस्कृत जिस पर नहीं लगी है अभी तक कोई विकृत, और हमारे देश के वासियों यहां तक कि परवासियों ने
करते आए हैं भारतीय संस्कृत पर कोई ना कोई कृत, ये है भारतीय संस्कृत। नेक्स्ट यहां पर देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर जो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आएगा खंड काव्य। अब खंड काव्य कौन सा है आपका? तो जय सुभाष। तो देखो भैया एक तरफ से देखते चले आओ, जय सुभाष कहां गए? ये है। अब देखो जय सुभाष से 2 यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 सेक्शन में। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान देना, यहां कह रहे हैं प्रश्नों में से किसी एक चीज ये समझो, देखो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, ठीक, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि प्रश्न में से एक का देना है। पहले आप ये डिसाइड करो का खा गा घा में से कौन सा खंड काव्य है आपका। तो आपका जो अंगा वाला है यानी कि जय सुभाष है। अब जय सुभाष में 2 प्रश्न है, तो 2 में से किसी एक का उत्तर देना, ये नहीं कि दोनों देने बैठ जाओ, क्योंकि 3 ही नंबर का आया है और 3 नंबर का है। टारगेट इसको रखो, सुनो, टारगेट इसको रखो कम से कम 1.5 पेज में लिखो। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, कम से कम 1.5 पेज में लिखो इफेक्टिव रूप से। मैक्सिमम जो है आप 2-2.5 पेज कर सकते हैं, लेकिन भाई 1.5 पेज से कम मत लिखना अगर आपको बढ़िया 3 नंबर। चूंकि जय सुभाष सबको पता रहता है कि जय सुभाष में सब लिखते हैं। हम 2.5 की बात कर रहे हैं, लिखने वाले अभी देखना 3-3, 5-5 पेज लिखेंगे। लेकिन हाँ ऐसा मत करना, क्यों? अभी आगे भी क्वेश्चन है। पता चला 5 तुमको पता है 10 पेज लिख रहे हो, बाकी एक क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, भाई 3 से ज्यादा नंबर तो मिलेगा नहीं ना। तो आपको उसी हिसाब से मैक्सिमम 2 पेज, कम से कम 1.5 पेज। 2.5 हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन टाइम का। अच्छा कभी कभी ये भी तरीका होता है, सुनो ध्यान से, कभी ये भी तरीका होता है, जैसे मान लो मैंने 1.5 पेज लिखा, ठीक, यहां तक ऐसे, यहां पर कुछ ऐसा लिखा गया कि 4-5 लाइन बची रह गई, तो 4-5 लाइन छोड़ दो। जैसे मान लो यहां पर ऐसा हुआ, यहां तक आपने लिखा और यहां पर ये छोड़ दिया। अब यहां प्रश्नोत्तर मत बनाओ, यहां छोड़ दो। फिर टाइम का मैनेज करो, पूरा लिखने के बाद में इसे, सुनो ध्यान से, पूरा लिखने के बाद में जैसे आपके पास लास्ट में टाइम है, अब जब टाइम है ना तो इसको पूरा यहां से, मतलब ज्यादा फैला फैला कर नहीं लिखो, बढ़िया अच्छे से लिखो कि जो चीज तुम 1 पेज में लिख रहे थे उसको इतने में ही मतलब लिख दो। समझे ये चीज कैसे हुआ, कैसे करोगे लास्ट में? क्योंकि लास्ट में देखो, लास्ट में आप ऐसे समझो, मान लो आपने सारा लिख लिया, आप मिला रहे हो, कहीं 2 लाइन खाली है, आपने सारा काम किया, लाइन भी खींचा, हर काम अच्छे से किया। अब 2 लाइन बढ़िया अच्छे से राइटिंग से लिखो, क्या लास्ट तक लिखते रहो। अब मान लो 5 मिनट बचा है, आपने सारा चेक किया, 2 लाइन खाली है, अब 2 लाइन मान लो 1 मिनट में लिख दे। 1 मिनट क्या करोगे, देखोगे कौन क्या लिख रहा है, लालच भी होती है, तो आप उसी को अच्छे से लिखो। क्लियर है, ये चीज काम करना। चलो अब यहां पर कोई एक, अब कैसे ये चीज आपको लिखना है ना, कैसे ये चीज आपको लिखना है, तो इसको भाई कहां गया, अंगा नंबर है, तो आप कैसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या। यहां पर आप सीधा हेडिंग बनाओ और वही प्रोसेस अप्लाई करो। जैसे आपने ये मार्जिन ओपन करके रखा है, यहां पहले फोल्ड किया था, इसका मतलब इतना मार्जिन है। अब जैसे ऐसे आप दिमाग लगाओ, मान लो आपने लाइन यहां से नहीं खींचा था, अब यहां लाइन तो खींचोगे नहीं, आप क्या करो, इतना आपने ऑलरेडी कर रखा है, आप कोशिश करो यहां तक चले या यहां तक चले, कम से कम इतना लाइन तो खींची है। या कोशिश करो, या अगर आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 लाइन सीधा खींच दो, सिंगल लाइन, जैसे यहां सिंगल लाइन खींच दिया जाए, है ना। मान लो यहां पर आप सिंगल लाइन खींच दो, ठीक है भैया, यहां सिंगल लाइन हो गई, ओके। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, वही अगेन, क्या कैसे करना है, मार्जिन हमेशा बीच में रखना, सेंटर, यानी कि यहां पर आप लिखो, और धीरे धीरे राइटिंग, एक चीज आप और ऑब्जर्व करोगे, धीरे धीरे राइटिंग ऑटोमेटिक अच्छी बनने लगी। या तो शुरुआत है ना, कभी होता है कुछ लिखने के बाद में, जैसे पेन नई पेन लो, कुछ लिखने के बाद वो बढ़िया चलती है, तो जैसे जब तुम लिखना शुरू करोगे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के बाद में स्पीड भी आए, राइटिंग भी अच्छी आती है, ऐसा जनरली ज्यादा होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 25। अब यहां पर भाई इसके जोगर सही लेकर जाना, नहीं तो मेरी तरह तुम लेकर बैठ जाओ, पता चले बगल वाले से पेन मांगो, अगले को समझ में आ रहा है नकल कर रहा है, समस्या हो जाएगी, ठीक है। हाँ वहां पर ऐसा करो कि भाई किसी से मांगने की आवश्यकता ना किसी से मांगना है, ना किसी को देना। एग्जाम में कोई किसी को नहीं पहचानता, इतना समझ लो। आप इतनी अच्छे से तैयारी करो
और अपने आप पर विश्वास रखो, ना हम किसी से पूछेंगे, ना हम किसी को बताएंगे, काम खत्म, है ना। इतना तैयारी करो कि मुझे किसी से पूछना नहीं है। 3 घंटे भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, 3 घंटे के बाद प्यार से, क्योंकि अक्सर देखी होगी जब नकल होती है ना, नकल करवाने वाला पीछे रह जाता है। खासकर जब कोई बच्चा नकल, अब ये नहीं कि एग्जामिनर नकल करवा रहा हूं, वो कहां पीछे रहेगा, वो तो पास ही है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पीछे कोई है, वो पूरा आपकी कॉपी एकदम फोटो कॉपी कर रहा है, अब लास्ट में आप जैसे 4 लाइन वो पीछे, लास्ट में आप रुके रहोगे, हाँ लिखो जल्दी से जल्दी लिखो, आप पीछे हो रहे हो भाई, क्लियर है। इतना दोस्ती मत निभाओ कि आप हाँ भाई लिखो, आराम से लिखो यार, 5 मिनट हम आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मान लो अगर होता भी हो ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ ध्यान देना, नकल करने के चक्कर में बच्चे पीछे रह जाते, यार लिखो जल्दी से, ये 7वें का दूसरा होगा, अरे रहने दो यार, पहले पूरा करो। ये सब नकल वाला देखे होगे, या तो शुरुआत में होता है या तो लास्ट में होता है। पता है क्यों लास्ट में ज्यादा होता है? लास्ट में ज्यादा होता है, कुछ बच्चों का नुकसान भी होता है, कुछ बच्चों का फायदा भी होता है। मान लो जो बच्चे गोला भर लिए हैं अपना, उनका क्या है, अगर एक आध क्वेश्चन गलती से गलत है तब नुकसान है, और फायदा भी है। मान लो इसने अपने हिसाब से भर लिया, अब मान लो करवाया जा रहा है नकल, और इनको पता है, पढ़ के आया, इनको पता है 4 क्वेश्चन गलत बताएंगे, अब ये बताएगा नहीं, मजा लेगा और करो नकल। सही है कि नहीं, ये चीज देखी होगी, तो वहां फायदा भी है। यही हमेशा पढ़ने वाले का फायदा रहता है बच्चा। अगर आप पढ़ के गए हो, मान लो कोई बता रहा है पहले का दूसरा तीसरे चौथा, जो कुछ गलत रहेगा तुरंत आप दिमाग लगा लोगे, आप बोलना मत वहां गलत है, ठीक है, क्लियर है, वहां बोलो मत, वहां इतना ज्यादा वो मत दिखाओ, नहीं तो अगला सुनेगा नहीं, अगले को लगेगा ना जो नकल करवाता है सबसे बड़ा है हम ही है, समझे। वहां पर आप करो जो गलत है, ठीक है हम तो यही लगाएंगे, किसी बताओ हटाओ, है ना, समझे। पहले अपना काम बनता, हाँ थोड़ा सा नहीं, जनतक चक्कर में अपना नहीं बनता। इधर देखो, अब जय सुभाष आपने किया, यहां पर आपको लिखना है दोनों। अब देखो दोनों में से कौन सा अच्छे से तैयार है, अब ध्यान से समझो। जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित असहयोग आंदोलन का वर्णन करना। अब आप तुम्हारा दिमाग खराब, यार सब तो पढ़े थे, असहयोग आंदोलन के बारे में नहीं पढ़े, वाकई टीचर भी नहीं पढ़ा है, मैंने भी नहीं पढ़ा है असहयोग आंदोलन के बारे में, हल्का से बताया गया, लेकिन यहां क्या करें, असहयोग आंदोलन के बारे में बताओ, मतलब कब शुरुआत हुआ, इसके लिए आपको डेट पता होना चाहिए, कब शुरुआत हुआ, क्यों शुरुआत हुआ, कब खत्म हुआ, किस वजह से, तो आप ये समस्या हो गई। इस चक्कर में दूसरा ऑप्शन है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र का चरित्रांकन कीजिए। अब तुरंत आप दिमाग लगाओ, चरित्रांकन का मतलब चरित्र का बताना है, 7 खंड के बारे में, 7 सर्ग के बारे में शॉर्ट में कैसे लिखना है, देखो चरित्रांकन करना है। सबसे पहले आप हेडिंग बना दो जय सुभाष, सबसे पहले आप हेडिंग क्या बना दो, जय सुभाष। और जय सुभाष जैसे आप हेडिंग बनाओगे, पहले इनके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप लिख दो। आप क्या लिखो, इंट्रोडक्शन आप लिखो। इंट्रोडक्शन का मतलब जय सुभाष क्या है ना। तो इंट्रोडक्शन लिखने का 2 तरीका है, सुनो ध्यान से। एक तो यहां पर सीधा पॉइंट वाइज सुनो, एक तो सीधा पॉइंट वाइज, एक प्रकार का खंड काव्य, सुनो ध्यान से, एक प्रकार का खंड काव्य। दूसरा पांडे, विनोद पांडे, विनोद पांडे। अब इसको हाईलाइटेड आप कर देना, जो आपको लगे, कुछ चीजें पता है कहां क्या करनी है, हाईलाइटर लेकर मत जाना, नहीं तो कहो कि सर बोले तो लेकर चले। विनोद पांडे द्वारा रचित, विनोद पांडे द्वारा रचित। फिर अगला 7 भागों में विभाजित, 7 भागों में विभाजित, है ना। फिर यहां 7 भागों में विभाजित, जिन्हें सर्ग के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सर्ग के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर यहां पर अमर स्वतंत्रता सेनानी, अमर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के,
है ना, अमर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की विभिन्न घटनाओं, है ना, जीवन की संपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन है, संक्षिप्त वर्णन है। आपने ये 5 पॉइंट लिखा, समझ पा रहे हैं? जैसे आपने ये 5 पॉइंट लिखा, ये हो गया इंट्रोडक्शन, फ्रंट में दिखा। अब यहां पर आप सीधा लिखो जय सुभाष का क्या पूछा है क्वेश्चन, है ना। या आप यहां पर लिख सकते हैं इस खंड काव्य के नायक, है ना, इस खंड काव्य के नायक, नायक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस। देखो कोशिश करो, अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। आप पहले इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख दो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इस तरह से और मजा आएगा लिखने में, क्योंकि इतना कंफर्म है। फिर इन्हीं सबको 2 लाइन में लपेट दो कि जय सुभाष एक प्रकार का खंड काव्य है जिसको विनोद पांडे अर्थात विनोद जी ने रचित है, और इस खंड काव्य को 7 भागों में बांटा गया है, जिन्हें सर्ग के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रथम सर्ग से लेकर सप्तम सर्ग, जिन्हें 7 सर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्नवत है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, ऐसे करके। फिर इसके बाद में अमर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का संक्षिप्त वर्णन है, और इस खंड काव्य के नायक भी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देशभक्ति की भावना को जागृत करना। इस तरह से जैसे आप करेंगे ना, तो तुरंत आपने क्या कर दिया, एक पेज में आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो बढ़िया बकायदा एक पेज में कम से कम टाइम में आप कर सकते हैं। यही वाला आप आधे ज्यादा पेज में ये पॉइंट वाइज कर सकते हैं, ठीक है। प्रमुख इस खंड काव्य का प्रमुख उद्देश्य देश भावना को जागृत करना, देश के वासियों को देश के प्रति प्रेम की भावना सिखाना, है ना, ये चीज। जय सुभाष के का देशभक्ति, जय सुभाष के द्वारा या जय सुभाष के अंदर की देशभक्ति को, है ना, देशभक्ति को देशवासियों के प्रति लाना और उसे प्रभावित करना, ऐसी चीजें। फिर आप इन्हीं सबको लाइन में समेट दो। इस तरह समेटो कि थोड़ा 1-2 लाइन, आधा 1 लाइन एक्सप्लेन करते हुए कि लगे ना। फिर इसके बाद में यहां पर आप क्या करोगे, या आप आधा ही पेज में, ज्यादा नहीं कर पा रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, आप 2 पेज में समेट दो। फिर यहां पर आप सीधा क्या बोला है, चरित्रांकन। और ध्यान देना, चरित्रांकन कैसे लिखना है बच्चा, सुनो मेरी बात। जैसे आप हेडिंग बनाओगे, और इस तरह से चरित्रांकन सीधा हेडिंग मत बनाना, है ना। आप वहां पर जय सुभाष या सुभाष चंद्र बोस का चरित्रांकन ये करना, या चरित्र चित्रण, चरित्रांकन, ऐसे सीधा हेडिंग मत बना। मान लो आपने ऐसे कर दिया, तो यहां पर आप लिख दो सुभाष चंद्र बोस जी का, है ना, इस तरह से आप लिख दो सुभाष चंद्र, मैं इसे लिख दे रहा हूं बच्चा, सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, चरित्रांकन का मतलब यही होता है सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। अब ध्यान देना, ये कैसे लिखना है। यहां समस्या ये होती बच्चों के सामने, हेडिंग नहीं याद आती, मैं बता रहा हूं। अब देखो, चरित्र चित्रण, प्रथम सर्ग से कहानी याद करो। आपने इतना मेहनत किया तो कब काम आएगा। प्रथम सर्ग में इनके शिक्षा भाव, है ना, जन्म शुरुआत से ही ये कुशाग्र बुद्धि के थे, तो यहां पर लिख दो कुशाग्र बुद्धि, है ना, कुशाग्र बुद्धि प्रवृत्ति। यहां पर आप लिखो, पहली हेडिंग आप बनाओ कुशाग्र बुद्धि व प्रतिभावान प्रवृत्ति। इसका मतलब यहां पर ऐसी टेंडेंसी बताई जाएगी। अब यहां पर लिख दो बचपन से ही, ये हेडिंग एक ये हो गया। दूसरा हेडिंग सेवा भाव, है ना, सेवा, समाज से समाज या सेवा भाव, ठीक है, या सुभाष की सेवा भावना, सुभाष की लोगों के प्रति
सेवा भावना। तो यहां पर जाजपुर और वो दूसरी घटना बंगाल वाला लिख दो। फिर तीसरा आप हेडिंग बनाओ, देश के प्रति समर्पण भाव। मेन हेडिंग होता है देश के प्रति समर्पण भाव। तो यहां पर वो शिक्षा वाला लिख दो कि देश के प्रति समर्पण भाव की वजह से बड़ा पद, सबसे बड़ा पद आईसीएस पद को इन्होंने त्याग दिया, है ना। फिर यहां पर लिख दो गांधी जी के प्रति लगाव, इतना ज्यादा लगाव था, वो वाली कहानी लिख दो कि जब ये कांग्रेस के अधिवेशन में उनको हराया था, हाँ, पट्टाभी सीतारमैया को, तो गांधी जी जब नाराज हुए तो उसको छोड़ दिया। फिर यहां पर आगे लिख सकते हो कि ऐसे आपको हेडिंग ध्यान देना। और एक चीज समझो, अगर मान लो आपने 10 हेडिंग बना दिया, हम करें ज्यादा नहीं, एक एक हेडिंग में 2-2 लाइन लिखोगे, 2 पेज आराम से हो जाएगा। समझ पाए ना। अगर आपको, और हां, ये लिखने की आवश्यकता आ सकती है ऐसे क्वेश्चन के केस में, या तो फिर भैया आपको इतिहास का बढ़िया नॉलेज है कि आप, अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं तो असहयोग आंदोलन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, तब आप यही करो। लेकिन अगर चरित्र चित्रांकन करते हो तो यहां दोनों चीज मिल गया। आपने इंट्रोडक्शन फ्रंट पेज में दिखा, अब एग्जामिनर इस पर 1 नंबर आपको दे देगा। फिर क्या करोगे, चरित्र चित्रांकन है, ठीक है, जय सुभाष चंद्र के बारे में थोड़ा सा आप यहां पर चरित्रांकन लिखने के पहले आप इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हो। जय सुभाष का शॉर्ट में, जय सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ। जय सुभाष चंद्र बोस के चरित्र चित्रांकन को हम विभिन्न, है ना, शीर्षकों की मदद से समझ सकते हैं। ऐसे समझे, विभिन्न शीर्षकों की मदद से समझ सकते हैं। अब फिर क्या करो, शीर्षक कैसे बनाना, विभिन्न शीर्षक का मतलब हेडिंग्स। अब बच्चे 2 तरह के होंगे, एक तो पूरा हेडिंग बना दिए तब लिखना शुरू किए, नहीं ऐसा नहीं करना, एग्जाम है, ऐसा नोट्स में काम आता है। एग्जाम में आप एक हेडिंग बनाओ, उस पर लिखना शुरू करो, 2 हेडिंग बनाओ, फिर लिखना शुरू करो, 3 हेडिंग, मतलब जैसे जैसे हेडिंग बनाते जाओ, जैसे किताब में लिखा रहता है ना, वैसे वैसे आप लिखना शुरू करो। और इस तरीके से टारगेट रखो। आप पढ़े भी होंगे, प्रैक्टिस आप लोग किए हो, ऐसी बात नहीं है। हेडिंग ध्यान देना, आप सबको पता है, टीचर लोग कहते भी हैं कि भैया कुछ चीजें होती है कि हेडिंग याद रखो, हेडिंग पता चल गया तो आगे तो बच्चे लिख ही लेते। मैं कह रहा हूं सातों जो हेडिंग, जैसे जो डिटेल में है ना, वहीं से आप हेडिंग रिलेट करो, कौन से सर्ग से कौन सी हेडिंग और कैसी बनाई गई है, मैं दिखाता हूं। अब जैसे यहां पर देखिए इनके चरित्रांकन पर, ये असाधारण प्रतिभा के धनी। अब इन्होंने ये हेडिंग बनाकर इनका बचपन वाला पूरा पढ़ाई तक, यानी कि प्रथम सर्ग वाला, इसी में लपेट दिया। देखो, असाधारण प्रतिभा के धनी, शिक्षा में भी थे, सेवा भावना में भी थे, देश के प्रति प्रेम भावना में, माता पिता के प्रति एक सपने को पूरा करने, सपने, माता पिता के सपने को साकार करने में भी थे। तो ये हो गया हेडिंग, असाधारण प्रतिभा के धनी। अब आप लोग ध्यान से इसे अच्छे से पढ़ लो, है ना, और कोशिश करना, अगर आप चरित्रांकन कर रहे हो, हर हेडिंग के बाद अगर कोशिश करना ना हो, एक ही लाइन, कुछ क्वाटेशन जो उस हेडिंग पर सूट करती हो, आप लिख सकते हो। जैसे यहां पर बचपन से ही सुभाष थे एक महान प्रवृत्ति के व्यक्ति। बचपन से ही सुभाष थे एक महान प्रवृत्ति के व्यक्ति। शिक्षा हो या सेवा भावना या देश के प्रति प्रेम भावना नहीं कर पाया उनका, नहीं बन पाया कोई उनके जैसा, जिनका हो प्रवृत्ति या जिनका हो। अब यहां पर ऐसा कुछ शब्द बनाना है जहां से ये चीज सेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हर हेडिंग पर कोशिश करो, एक ही लाइन लिख दो हाईलाइटेड करके। फिर यहां दूसरा समाज सेवक। अब समाज सेवक में 2 चीज दिखा दो, ये देखो, एक तो गुरु बेनी माधव के समाज के संपर्क में समाज सेवक भावना हुआ, जाजपुर गांव में इन्होंने सेवा किया, और बंगाल में, ये वाला दिखा दो। फिर यहां देखो हेडिंग, सेवा करने में सुभाष को मिलता था सुख भारी, बने रहे वह आजीवन ही पर सेवा व्रतधारी। कोई जरूरी आप अपने आप से हेडिंग बना दो ना, सेवा करने में सुभाष को मिलता था बड़ा सुकून, सेवा करने में सुभाष को मिलता था बड़ा सुकून। उनका नेचर ऐसे था, उनका नेचर ऐसे था जो कर देता था हर कोई को शीतल, जैसे जैसे आसमान में रह रहा हो कोई एक मून। और सुभाष जी को सेवा करने में मिलता था बड़ा ही सुकून। उनके अंदर ये
पग पग बचपन से ही भरा था जुनून, देश के लिए उन्होंने नारा दे दिया कि मैं तुम्हें आजादी दूं अगर तुम मुझे दे दो खून। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ परम देशभक्त और स्वाभिमानी, ये हेडिंग बनाओ। अब परम देशभक्त और स्वाभिमानी, इसके लिए इनका ये दिखा दो, इन्होंने तमाचा मार दिया था ओटन जी को, है ना, प्रथम सर की कहानी है। देशभक्ति की भावना से ही तो भारत के लोगों की ये प्रशंसा नहीं, अपमान किए ओटन, जायज तमाचा मार दिए पूरे क्लास में, भले इनको स्कूल से निकाल दिया गया। ये देशभक्ति, और देशभक्ति है, देशभक्त नहीं परम देशभक्त थे। यहाँ आईसीएस पद को त्याग दिया, तो ये सब इनके वो दिखाता है। फिर यहाँ पर ओजस्वी वक्ता और लोकप्रिय नेता, सीधा कह दो इनके ओजस्वी वक्ता लोकप्रिय नेता की वजह से इनको भारत के लोग नहीं, विदेशों के लोग इतना ज्यादा ओजस्वी वक्ता लोकप्रिय नेता थे ना कि गए जापान में, जापान से आजाद हिंद फौज नाम की सेना बना दी, विदेशों की सहायता से, जापान विदेश की सहायता से, जापान देश की सहायता से, और आकर भारत के कई जगहों पर इन्होंने जैसे आक्रमण करके उसको अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। ये चीज आप कहानी लिखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनका ये नारा आजाद हिंद फौज की सेना में एकदम रग रग में फैल गया था। और आजाद हिंद फौज की सेना भी जय सुभाष, जय गांधी, जय नेहरू का नारा लगाते एकदम, है ना, 4-5 जगहों से अंग्रेजों को खदेड़ दी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वाली कहानी लिख दो, जब जापान के में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया तब इनको जो है पीछे हटना पड़ा, इनकी सेना को। फिर यहाँ नीति कुशल एवं महान स्वतंत्रता सेनानी, नीति कुशल, ये बहुत ही नीति बनाने वाले। जब ये कांग्रेस से अलग हुए ना, तब इन्होंने अपना खुद का एक दल, एक खुद की पार्टी बना लिया, और उसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक में इतनी ज्यादा इनकी नीति कुशलता थी कि बच्चे, नर नारी, बुढ़े सब शामिल होने लगे। ये चीज आप दिखा दो, इससे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आदर्श नायक, महान नेता, इतना ज्यादा आदर्श नायक के रूप में हुए कि लोग इनको सुभाष चंद्र बोस के नाम से नहीं, नेताजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर यहां पर यो तो हुए देश में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी, पर उनमें नेता सुभाष की कम की दिव्य कहानी। आप खुद से लिख सकते हो, यो तो हुए बहुत भारत में स्वतंत्रता सेनानी, पर उनमें से सुभाष चंद्र बोस जैसी कहानी किसी के अंदर नहीं है दम, है ना। भाई मैं उल्टा कर दिया, सॉरी, चलो ठीक है। ये चीज आप ऐसे बना सकते हैं। फिर यहां वीर नायक के रूप में ऐसे आप, और लास्ट में आप अच्छे से इसको याद रखना 3 नंबर का है, ये नहीं कि पता है तो आप खूब लिख रहे हो, है ना। उस तरीके से अगर आप बहुत पेजिंग कर रहे हो तो अब आप 3 पेज तक, जैसे आप, मुझे पता है आप कैसे लिखते हो, बच्चे कैसे लिखते हैं। अगर आप एक ठीक ठीक लिख रहे हो तब आप 2 पेज, 2.5 पेज मैक्सिमम, बाकी कम से कम 1.5 पेज। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो भाई 2 पेज पक्का, क्योंकि आधा पेज तो आप इसी में इंट्रोडक्शन में निकाल दोगे, समझिए ना। असली तो आंसर यहां से है, लेकिन ये मैंने दिखाया कि चरित्रांकन कहां से आता है। अब जैसे आप ये लिख लोगे आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगी। ओके, थैंक यू, क्लियर है ना यहां तक। अब इसके बाद क्या है, अभी थैंक यू नहीं, अभी कुछ और क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए, फिर क्या देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में क्या पूछा गया है, 1 मिनट बच्चा। नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए 5 नंबर का जीवन परिचय आता है। अब कैसे लिखना है ये जीवन परिचय मैं बताता हूं, देखो सेम यही फॉर्मेट अप्लाई करना है ना। सबसे पहले आपको पॉइंट वाइज से आधा पेज तो भर देना है, जन्म, मृत्यु, प्रसिद्ध रचना, और जो है माता पिता, ठीक है, कौन सी भाषा शैली, इस तरीके से। अब सबको पता है, आपको ऐसे पॉइंट वाइज, सीधा ऐसे पॉइंट वाइज, नंबर 1 जन्म, मृत्यु, है ना, भाषा शैली, इस तरह से आधा पेज। फिर इसके बाद में आपको कैसे लिखना, फिर हेडिंग बनाना जीवन परिचय, समझे। पहले आपको सीधा लिखना है, जैसे मान लो यहां पर हम किसी का लिख रहे हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पहले आप कुछ मत बनाओ कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय, कुछ नहीं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जन्म, ये सब कर दो। फिर यहां जीवन परिचय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म इतने समय में हुआ था, मतलब जो भी हुआ था, समझ पा रहे हो ना। जैसे जीवन परिचय में करके आपको आधा पेज तो ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट वाइज, आधा पेज जीवन परिचय में, यानी कि उसी चीज को स्टेटमेंट में 1-2 लाइन ऐड करते हुए,
फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है, प्रमुख रचनाएं, है ना, प्रमुख रचनाएं। फिर आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही लिख देना, साहित्यिक परिचय, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, सुनो 5 नंबर का आया है तो कम से कम 2.5 पेज में, कैसे दिमाग लगाना। लास्ट में ये देखो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आया है, तो इनका कोई ना कोई वर्क आपके सिलेबस में होगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई ना कोई वर्क आपके सिलेबस में होगा। कौन सा वर्क है बताइए? रामधारी सिंह दिनकर का भी कुछ ना कुछ होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृत है। अब यहां पर आप लिखो भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने बहुत ही बेहतर और रोचक आकर्षक तरीके से भारतीय संस्कृत का वर्णन किया है। इस तरीके से आज तक किसी ने वर्णन नहीं किया है। इन्होंने बिल्कुल जीवंत भारतीय संस्कृत का जीवंत वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने भारतीय संस्कृत का मतलब, अब इनका कोई वर्क पकड़ लो और उस पर वर्क एक लिख दो और कह दो इसी प्रकार से इन्होंने बाकी सारे अपने इनके जितने भी सारे वर्क थे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। समझे? इस तरीके से आप आसान मतलब समझे लास्ट में क्या करना है। अच्छा, लास्ट में कोई हेडिंग नहीं बनाना है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृत एक बहुत ही आकर्षक और भारतीय संस्कृत का जीवंत वर्णन किया है। इन्होंने भारतीय संस्कृत के बारे में बताया गया है कि पहले क्या थी, अब क्या हुई, सारी चीजें इस तरह से पूरा आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, जीवन परिचय अपने हिसाब से जो भी आप तैयार किए 2 पेज आपने फिल कर दिया। 2 पेज फिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चा, इतना आसान नहीं होता है। 2 पेज आपने फिल किया और 1 पेज में आपने उनका कोई वर्क लेकर, समझ पा रहे ना, उनका कोई वर्क लेकर और इस तरह से एक्सप्लेन करो कि भाई एग्जामिनर को भी ना पता चलने पाए कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। समझे? जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृत, फिर लास्ट में दिखा दो इसी प्रकार इनकी अन्य रचनाएं, जैसे जैसे करके लिख दो, जो भी रचनाएं याद तो रहेगी। इनके अन्य रचनाओं में भी इसी प्रकार का वर्णन है और बहुत ही अच्छे तरीके से तो इनके बारे में एक 4 लाइन के माध्यम से ये कहा गया है, लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। कुछ नहीं तो कुछ ऐसा लिख दो, भारत के राष्ट्रपति भी थे, है ना, भारत रत्न सम्मानित, हाँ भारत रत्न से सम्मानित, कुछ क्वाटेशन टाइप हमेशा याद रखना। क्वाटेशन लिखने से एक अलग इफेक्ट आएगा। क्वाटेशन सब में कोशिश करो जहां तक ऐड हो पाए, ना ऐड कर पाओ खुद से बनाकर लिख लो। लेता पता है ना, मेरी तरह बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में हाँ बस सही शब्द रहना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए, नहीं कि कुछ भी बना दिए तुम। चलो अब यहां पर क्या, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। अच्छा यहां पर दिया किसी एक नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना। ये हो गया पद्य से और ये हो गया गद्य से, यानी कि 5-5 10 नंबर का जीवन परिचय ही आ रहा है। भैया जीवन परिचय याद कर लो और याद करने के बाद में देखो जीवन परिचय तुम्हें नहीं सब याद किए होंगे। अब तुम तरीका देखो, तरीका कैसे करना है, समझे कैसे करना है आप लोग को? भाई कुछ आइडिया लगा? ठीक है, इस तरीके से। फिर यहां अपनी, अब यहां पर इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, अपनी पाठ्य पुस्तक। और एक चीज और बताऊं, कुछ चीज जैसे मान लो आपने तैयार करके गए हो सुमित्र नंदन पंत का, और 3 लोग का तैयार करके गए हो, जिसमें सुमित्र नंदन पंत का बहुत अच्छे से तैयार है, इसमें नहीं आया, इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो कुछ उनका वर्क कुछ उनका, कौन सा देखने जा रहे हैं, समझे? जैसे सुमित्रा नंदन पंत की विशेषता लाकर रामधारी सिंह दिनकर के अंदर रख दो, मतलब ऐसे रखो कि पता भी ना चलने पाए। कुछ नहीं, आप लोग को ऐसे पता होगा, सब बताया गया होगा तरीका, लेकिन कुछ चीजें ऐसे करो। कभी कभी ऐसे आ जाता है जबरदस्ती लिखना पड़ता है। जैसे सुमित्र नंदन पंत नहीं, तीनों का हल्का 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 याद है। अब हल्का हल्का याद है, सबका मिक्स कर दो, पूरा पूरा कर दो, ठीक है। हाँ मेन वर्क मत मिक्स कर दो, नहीं तो कर दो रामचरितमानस सुमित्र नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। अब इतना भी मत खतरनाक कर दो, समझे? आगे श्लोक लिखना है। अच्छा यहां पर क्या करना है, 2 नंबर का या तो श्लोक आपको लिखना। अब क्या करना है, पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो भैया 2 नंबर का श्लोक ध्यान से देखना, 1 पेज में आपको लिखना है। कैसे लिखना है, वही काम करना है। श्लोक का नाम है ना, अनिवार्य संस्कृत के। फिर श्लोक आपको क्या करना है, जैसे 1 पेज में आपको लिखना है, भले ही आवश्यकता आने पर आप लाइन छोड़ छोड़ के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इफेक्टिव लगना चाहिए कि 2 नंबर देखते एग्जामिनर नंबर दे दे।
ये नहीं कि उसमें भी काटने की कोशिश करें, लाओ आधा नंबर काट लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या जो है, अच्छा दूसरा क्या है, आपके क्षेत्र में डेंगू फैल रहा है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। या दूसरा, अपनी छोटी बहन को पत्र लिखना है। अब भैया इसमें पत्र में सीधा फॉर्मेट याद रखना है, और बच्चा जो आप लोग कहते थे एक पेज में नहीं आएगा ना, पत्र एक पेज में प्यार से आ जाएगा, लेकिन हाँ पत्र में पेजिंग करने का बिल्कुल प्रयास मत करना। पत्र में ये मार्जिन ध्यान देना, और इस तरीके से पूरा, जैसे यहां शुरुआत में लिखा गया था ना, अब समझ रहे हो तुम, पूरा यहां से लेकर यहां तक चलना है। और हाँ, पत्र में मार्जिन दूसरी भी तरफ खींच लेना, हल्की से मार्जिन। क्लियर है, इफेक्टिव लगना चाहिए, क्योंकि पत्र एक ही पेज में लिखना है, और एक ही पेज लिखकर आपको 4 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, फॉर्मेट में याद रखना। फिर इसके बाद में अगला आ गया, 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दो। अब ये नंबर है 2 प्रश्नों के उत्तर, यानी कि एक एक नंबर का है, सही तो सही, गलत तो गलत। इसको बढ़िया इफेक्टिव तरीके से अच्छे से देना है। फिर यहां पर किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अब देखो लास्ट में क्या बचा, निबंध, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट में क्या बचा। अब जैसे निबंध लिखते समय आपने देखा समय, सुनो ध्यान से, आपने देखा समय, आपके पास समय मान लो बचा है 40 मिनट, मान लो समय कितना बचा है, 40 मिनट बचा है। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर 2 चीज, 2 मामला है यहां पर, यहां लिखने का। ठीक है, या तो आप क्या करो, नहीं, अगर लास्ट क्वेश्चन निबंध है ना, तो आप पहले से पूरा करो, है ना, किसी साथ कम से कम 3 पेज में लिखो। मेरी बात सुनो, 3 पेज में अच्छे से लिखो। 3 पेज में भले तुमको आ रहा है, लिखना बंद कर दो। सुनो ध्यान से, 3 पेज में लिखो। 3 पेज के बाद आप फटाक से चेक कर लो कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है ना, कहीं लाइन तो नहीं करना है। ठीक है, सारा काम कर लो, मतलब कहीं लाइन तो नहीं खींचना है, फटाक से जल्दी जल्दी। फिर मान लो आपने सारा काम कर लिया, अब 10 मिनट समय बचा, अब भरो कॉपी, है ना। अब 3 नहीं 10 पेज में लिखो, भरो अब, क्योंकि अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए लास्ट में निबंध दिया जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान देना पहले कि कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है। ये सारी चीजें देखने के बाद, वैसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक तरफ से आप लोग करते जाओगे, इतना कठिन नहीं बनेगा, इतना सब बच्चे पढ़े रहते, मतलब ये नौबत नहीं आएगी कि 2 को छोड़ दिया जाए, एकदम लास्ट में करेंगे, वो नौबत नहीं आएगी। क्यों, सही कह रहा हूं कि नहीं। तो आप क्या करना, निबंध लिखने, 3 पेज में आप निबंध लिखना। और हाँ, जितना भी हेडिंग बनाना, जो भी हेडिंग बनाना, शुरुआत किससे करना है, प्रस्तावना से नहीं। अरे सुनो तो मेरी बात, जैसे मान लो आपको देश में गरीबी कारण और निवारण पर लिखना है निबंध, आप हेडिंग बनाओ देश में गरीबी कारण और निवारण। क्लियर है। इसके बाद में आप प्रस्तावना हेडिंग बनाओ, सुनो ध्यान से, प्रस्तावना बनाओ। प्रस्तावना के बाद में एक 4 लाइन का कोटेशन लिखो। क्लियर है। देश में जब तक रहेगी गरीबी, देश में जब तक रहेगी गरीबी, है ना, अमीरों का कुछ नहीं होने वाला है। देश में, जिस देश में रहेगा ज्यादा से ज्यादा गरीब, वो देश पहुंच नहीं पाएगा विकास के बहुत ज्यादा करीब, है ना। इस तरह से आपको शुरुआत करना है, भले 2 ही लाइन आप लिखो। जिस देश में रहेगा ज्यादा से ज्यादा गरीब, वो देश विकास के शिखर को, है ना, नहीं, विकास के शिखर तक नहीं पहुंचने में, विकास के शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना, रहते हुए उसके बहुत करीब। क्योंकि ये गरीब ही हैं जो होते हैं इतने ईमानदार, ये गरीब ही हैं जो होते ही हैं इतने ईमानदार। गरीबों के चलते देश में रहेगी हमेशा बेरोजगार, देश में रहेंगे हमेशा बेरोजगार। समझे। ये चीज आपको ऐसे लिख देना, शुरुआत ऐसे करना जिसे लगे। फिर प्रस्तावना, जैसा कि आपको पता है ना, वही अब जो भी आपने 4 लाइन लिखा उसको पहले एक्सप्लेन कर दो। प्रस्तावना का मतलब ओवरऑल इंट्रोडक्शन। फिर मान लो आपने पहली हेडिंग प्रस्तावना बनाया, लास्ट में कंक्लूजन। अच्छा, लास्ट में, पहले और लास्ट में फिक्स है,
अगर कोशिश हो सके प्रस्तावना के बाद में एक कोटेशन या 4 लाइन की कविता, और इधर उपसंहार के बाद 4 लाइन की कविता। और हां, जो जो हेडिंग आप बनाना, अगर कोशिश करो हर हेडिंग के बाद में एक एक कविता ऐड कर सको, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप से भी ऐड कर दो। किसको क्या पता है किसने लिखा है, मैंने लिखा है भाई। कोई जरूरी है राइटर ही लिखे तभी कविता बने? हम लोग भी तो कविता बना सकते हैं। क्या अभी जो मैंने बनाया वो गलत बनाया? क्या बनाया जा सकता है? बस अभी ये अच्छे अच्छे कविता लिख दे, हाँ बहुत बड़ी बात है। हम लोग छोटे मोटे हैं, झोला छाप, तो उतनी बड़ी बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बनाकर लिख सकते हैं। क्लियर है? इससे थोड़ा इफेक्टिव आता है अलगपन से इसके से। समझे? इस तरह से आपको पेपर करना है। काफी कुछ आइडिया लगा आयुब, काफी कुछ आप लोग को आइडिया लगा होगा, सारी चीजें क्या कैसे करना है। और एक चीज तो कंफर्म हो गया कि लिखने वाला जो राइटिंग पर नंबर कटेगा, कहां से कटेगा मैं बता दे रहा हूं, एक लिस्ट बना दे रहा हूं। एक तो आपका कटेगा पत्र से, क्योंकि पत्र में क्लियरिटी देखनी है, ज्यादा नहीं लिखना है, पत्र में क्लियरिटी है। निबंध में भैया शुरुआत का 2-3 पेज बहुत इफेक्टिव होना चाहिए निबंध का, उसके बाद तुम राम कहानी लिखो, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है लास्ट में बच्चे के पास टाइम है। अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो 3 नहीं वो 30 पेज भी लिख सकता है। कॉपी नहीं मिलती है बात अलग है उसको, लेकिन लिख सकता है। सही है कि नहीं? क्योंकि वही 3 घंटे में असली मेहनत दिखानी। और भैया एक जीवन परिचय पर है, जीवन परिचय में भी गिनी चुनी चीजें लिखनी है, इसमें कुछ फालतू बकवास नहीं लिखना, लेकिन जितना लिखना है जीवंत रूप से, इफेक्टिव रूप से। और क्या आया नंबर पर? जीवन परिचय हो गया, और एक जय सुभाष वाला, जय यहां छोटा सा रहेगा, जय सुभाष वाला पोर्शन हो गया ये चीज। और इस लोग तो याद ही रहना चाहिए। अब देखो यहां ये 4 पोर्शन है जो कि लिखने पर नंबर मिलेगा। शुरुआत वाला इफेक्टिव ध्यान दो। जैसे कोई चीज क्या होता है आप लोग देखे होंगे, सुनो आप लोग देखे होंगे, जैसे आपने मान लो शुरुआत में लिखना शुरू किया, अब मैं बता रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं शुरुआत के 1-2 पेज बहुत अच्छे से लिखो, निबंध में बाकी खराब कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं आप शुरुआत के आधा से ज्यादा पेज तक ठीक ठाक लिखो, समझे? अगर मान लो 2-4 लाइन खराब भी गई वो छिप जाएगा। एम आई राइट? जैसे आपने किसी ने कॉपी ओपन किया, शुरुआत में सही लगा, मानते हैं लास्ट में थोड़ा सा वो खराब गया, तो वो छिप जाता है। ठीक है? ये कुछ ऐसे कहानी समझ लो, जैसे आप दुकान पर गए, मान लो बाहर से तो बहुत अच्छी लग रही थी, आप गए, अंदर सब बकवास है, तो आप मन नहीं लगेगा, वहां से तुरंत हट जाओगे। लेकिन बाहर से वो अच्छी लग रही थी, अंदर गए, कहीं पर जाकर आपने देखा थोड़ा बहुत गंदा स्थान है, फिर आगे आप गए, साफ सफाई, थोड़ा बहुत गंदा स्थान, तो वो वहां से आप हटोगे नहीं, कि वहां से तुरंत हट जाने का मन करेगा, नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ये करो, है ना? ये चीज मतलब शुरुआत वाला 2-4 लाइन, वैसे शुरुआत वाले पेज सही रहेंगे। जैसे अब इस तरह से आपको करना है। ओके, तो निबंध कैसे लिखना है? अरे आई होप यहां पर देखो, पत्र से कितना नंबर, पत्र से कितना नंबर भाई? 3 नहीं 4 है। 4 ये निबंध से 7 नंबर, 7-4 11, जीवन परिचय से 10 नंबर, 11-10 21, और जय सुभाष से 3 नंबर, 3 ही तो आ रहा है ना, 3 21 3 24, और 2 नंबर इस लोग, 24 2 26, यही पासिंग मार्क है। हाई स्कूल में सब पास होते हैं, सब पास होंगे। अरे भाई 20 में से कुछ तो सही होगा, तुक्का यार 4-5 क्वेश्चन तो सही होगा, एकदम किस्मत खराब है तो एक को नहीं सही हो, बात अलग है, बाकी सही तो होगा ही। अब बताओ यहां पर ये लिखने वाला है, कितने नंबर निकल गए? 26, और बाकी गद्यांश पद्यांश संदर्भ में लगभग सब लिखते हैं, और कुछ आप गलत ही लिख दो, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो गद्यांश पद्यांश वाला कितना निकल गया? वो वाला बताओ, 26 ये है, तो उधर कितना बचा? 24। 24 में से 2-4 निबंध, वो संस्कृत श्लोक निकाल दो, अरे सॉरी, वो जैसे 2 नंबर तो संस्कृत में आंसर वाला निकाल दो, है ना? आराम से, मतलब नंबर स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। याद रखो हिंदी जो स्कोरिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी। अगर आप ये चाहते हो हाई स्कूल में मेरा परसेंटेज बन जाए, हम कह रहे हैं
2 दिन है ना, 2 दिन को 20 दिन के बराबर कर दो, लग जाओ एक तरफ से, है ना, पूरा किसी को भी मत छोड़ो, मतलब एक बार हर चीज को टच कर लो। जैसे अगर कोई कह रहा है ये नहीं पढ़े ना, इसी के जैसा नहीं, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, टच कर लो कि मान लो आ जाए तो कुछ तो पता रहे, ये ना लगे कि हाँ यार पहली बार है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।